So good afternoon everyone. Good afternoon sir. So आज हमारी पूरी अग्रवाल टैक्सकॉन की टीम यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए गैदर हुई है। तो आप में से कुछ फ्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली गई है, जिसके लिए आप लोगों को भी थैंकफुल फील करना चाहिए कि आप यहाँ पर आएंगे स्टेज पर, कोई अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड लोगों को यहाँ पर समझाएंगे और साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करेंगे और सामने वाले भी जो है ऑडियंस भी सामने वाले के लिए सपोर्टिव रहे, क्योंकि यहाँ पर आके खड़े होकर के दूसरों के सामने प्रेजेंट करना टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब लोगों ने जो जो प्रिपरेशन करी है बिल्कुल भी टेंस फील ना करें, सब आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करोगे तो अच्छे से प्रेजेंटेशन होगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट पर्सन दैट वील हैव इज अलीशा। Good afternoon to all. Myself Alisha Bhatia. I am from GST team, and today I am here to explain you that how Gemini helped me in my GST working, day-to-day working of the GST. Let's start the presentation. So as we all know that goods and service tax is an important part of our day-to-day business, but at the same time it is a very quite complicated concept also. So how the Gemini helped me in my day-to-day GST related working by reducing error, saving time, and understanding my concepts like GST notices and GST laws. So start the presentation. So I have prepared some raw bills of this. I have prepared some just raw sales bill, and I will give the prompt to the Gemini, and this will paste. Okay, so I have attached some 9 raw bills to the Gemini, and it will give me the same format as it is what I want. Okay, so the Gemini give me the sales format in the in the Excel sheet. So I will tell you that how it will help me in my working. The Gemini give me the sales format in the Excel sheet, and it also give me the one more feature to export to sheet also. So let's export it to in the Excel format. So okay, so I have given the Gemini some 9 raw sales bills, and it give me the organized structure of the sales bills like invoice date, party name, taxable value, and tax, and also the invoice value. So it helped me कि मैंने इसको पूरा अपना रॉ बिल्स दिए, एंड ये मेरा टाइम सेव करेगा। ये मुझे इसने पूरा सेल्स का स्ट्रक्चर बना के दिया, मुझे मैनुअली एंटर नहीं करना पड़ा। सो लाइक ये तो 9 रॉ बिल्स हैं, अगर मेरे पास ऐसे 100 हो या फिर मोर देन दैट हो तो ये मुझे हेल्प करेगा मेरे टाइम सेव करने में। ये पूरा मुझे पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना के देगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट इसने मुझे रॉ बिल्स के सोर्सेज भी दिए हैं कि अगर मुझे कोई अपना वैल्यू चेक करनी है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो मैं प्रॉपर अपने ड्राइव के लिंक पे जाके इसको चेक कर सकती हूँ। एंड इससे क्या होगा कि कोई मेरा मैनुअल एरर भी नहीं होगा, एंड पार्टी को भी इससे थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ता है कि हमने इनको गूगल शीट से पूरी
एक्सपोर्ट करके दिया है एंड डायरेक्टली अब मैं इसे पोर्टल पे सेव कर सकती हूँ, अपलोड भी कर सकती हूँ एंड इससे क्या होगा कि अगर मुझे मोर कोई वर्क करना है तो इसने मुझे मेरा टाइम सेव किया. सो थैंक यू टू ऑल टू गिव मी द योर टाइम. Great applause for the ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि टीम मेंबर्स को ईडी के ये अपॉर्चुनिटी के ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं. और आज मैंने अलीशा की बहुत टाइम बाद आवाज़ सुनी है, तो दैट मुझे खुद सरप्राइज हो रहा है. अलीशा इतने अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकती है, तो आई एम फीलिंग सो ग्रैटिट्यूड टू अलीशा. थैंक यू. The next one is Mani. Please join the. गुड आफ्टरनून टू ऑल. Good afternoon. मेरा नाम मनी राठौर है और मैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन इंडिपेंडेंटली हैंडल करती हूँ. और अभी जो है हम लोग जैसे कि हम देखते हैं कि इनकॉर्पोरेशन में काफ़ी सारे नेम सिग्निफिकेंस आते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आते हैं. अब हम किसी को नेम ड्राफ्ट बना के देते हैं तो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट से तो हमारा काम नहीं होता. तो हम उनको जो ड्राफ्ट बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम उसको चैट जीपीटी या जेमिनी या नोटबुक एलएलएम से हम उसको ड्राफ्ट करके शेयर कर सकते हैं ताकि क्लाइंट को भी इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए कि हमारे सब क्लाइंट को नहीं पता होता कि एमओए के ऑब्जेक्ट्स पहले वेरीफाई होते हैं, बाद में नेम होता है, लेकिन हमारे को ये क्लाइंट को बताना भी होता है. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे मैं चैट जीपीटी के थ्रू या जेमिनी के थ्रू जो है नेम सिग्निफिकेंस ड्राफ्ट करती हूँ. ठीक है, तो एक बार आप लोग देखिएगा. जैसे कि मैंने प्रॉम्प्ट बना के रखा था कि हमारी कंपनी का नेम ये रहने वाला है ई स्टेट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, और जो हमारे ऑब्जेक्ट रहेंगे वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड रहेंगे. तो हम चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देंगे. अब देखिएगा कि चैट जीपीटी ने हमारे को बिल्कुल जेमिनी ने हमारे को सेम वैसे ही बिल्कुल प्रॉम्प्ट बना के दे दिया. जो मेन ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जो मेन वर्किंग रहती है कि हमारे को इस वर्ड पे तो वर्किंग करनी ही करनी है. इन फ्यूचर हमारा कुछ अगर एक्सप्लोर होता है या कुछ हम और अपना करना चाहते हैं वर्किंग, तो वो हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन मतलब एक वर्ड नहीं होता ना कि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स भी कंस्ट्रक्ट होती हैं, रोड भी कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ हमारी कंस्ट्रक्ट होती है और उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है. तो देखिए इन्हें हमारे को जो है पॉइंट्स बना के दे दिए और एडिशनल में भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं कि हम इन फ्यूचर इसमें भी वर्किंग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो. क्योंकि काफी आपने भी सुना होगा कि इनकॉर्पोरेशन में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसी पर वर्किंग हो पाती है. अगर हम ये ऑब्जेक्ट्स नहीं ऐड कर पाएंगे तो आगे हमारे को इस पे वो ऑब्जेक्शन आ सकता है कि आपका तो ये है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे. ये तो हमारा जेमिनी का था और एक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नोटबुक एलएलएम से एक पीपीटी रेडी किया है. ये हमारे इनकॉर्पोरेशन का है कि हमारी जो कंपनीज होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं. लाइक हमारी 4 टाइप्स की कंपनी होती है: प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, 1% कंपनी और एलएलपी. सबका डिफरेंट रहता है कि प्राइवेट लिमिटेड में हम 2% से स्टार्ट कर सकते हैं. पब्लिक लिमिटेड में हमारे को मिनिमम 10% होते हैं. 7 जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं. मेंबर्स और डायरेक्टर्स में ये डिफरेंट होता है. जो मेंबर होते हैं वो शेयर होल्डर रहते हैं और जो डायरेक्टर रहते हैं उनके पास शेयर होल्डिंग हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मेंबर और डायरेक्टर्स में रूल डिफरेंट रहते हैं. तो जो हमारे पब्लिक लिमिटेड जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसमें ये मैंडेटरी है कि 7 शेयर होल्डर होने चाहिए और 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए. एमओए आपको पता ही होगा कि एमओए और एओए जो जाता है हमारा, वो जो है कंपनी के बारे में उसमें डिटेल्स लिखे होते हैं कि कंपनी क्या क्या वर्किंग कर सकती है. एमओए में आपके ऑब्जेक्ट्स जाते हैं और डायरेक्टर्स की डिटेल्स जाती हैं और एओए में भी यही जाता है कि जो हम कंपनी बना रहे हैं वो किस टाइप की है. 1% है कि प्राइवेट लिमिटेड है और सेक्शन 8 है, कौन सा क्लॉज लगेगा उसमें और कौन से सेक्शन जाएंगे. हमारी जो ये कंपनी है एक एनआरआई फॉरेन नेशनल की होती है और एक ओपीसी होती है. आप सबको पता होगा कि डीएससी कहाँ पे यूज होते हैं और डीएससी जो होते हैं हमारे सिस्टमैटिकली फॉर्म में यूज होते हैं.
हमारे को वहाँ पे फिजिकल साइन करने की नीड नहीं होती है। काफ़ी क्लाइंट्स ये क्वेश्चन भी करते हैं कि फॉर्म में तो हम फिजिकल साइन करते हैं, बट नहीं। डिन का ये तो डिन जो होता है वो एक पेन की तरह होता है। जैसे हमारे पास पेन नंबर एक रहता है, वैसे हमारा डिन नंबर भी एक ही रहता है। अगर आप डिन नंबर को सरेंडर कराना चाहते हो तो इन फ्यूचर आप कभी भी वो डिन नंबर नहीं ले पाओगे। जैसे आपके पास पेन नंबर एक रहता है, वैसे डिन नंबर लाइफ टाइम के लिए एक रहता है। ठीक है। और जो इनकॉर्पोरेशन में पार्ट होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, स्पाइस पार्ट ए और स्पाइस पार्ट बी। स्पाइस पार्ट ए नेम अप्रूवल के लिए, स्पाइस पार्ट बी इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट के लिए। ठीक है। और स्पाइस पार्ट बी में जो है हमारी वो डिटेल्स जाती हैं कि कंपनी का एड्रेस, कितने डायरेक्टर रहेंगे, या बैंक कौन सा ओपन रहेगा, जो इन फ्यूचर हमारे को कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंप्लीट कराने होते हैं कुछ कंप्लाइंसेस। ये डायरेक्टर्स की डिटेल आ गई कि ऑफिस एड्रेस क्या रहेगा, आइडेंटिटी क्या रहेंगी उनकी, और डिक्लेरेशन उनका क्या रहेगा, जो हमारा जाता है INC 9 में। और आफ्टर कंपनी के बाद जब कंपनी बन जाती है उसके बाद हमारे को 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है जो रिसीव होते हैं, पैन, टेन और COI। ठीक है। और जो COI होते हैं वो हमारे को ये बताते हैं कि हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है और हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहेगा। उसके बाद जो हमारे एनुअल कंप्लायंसेस का आ जाता है कि हमारे एनुअल कंप्लायंसेस कैसे रहेंगे। 180 डेज के अंदर INC 20 फाइल करना होता है, और 30 डेज या 9, अगर 30 डेज बाय BM और 90 डेज बाय EGM तो हमारे को जो है वो ROC फाइल करनी पड़ती है अपने। थैंक यू। क्या यूनिकनेस होती है, क्या क्रिएटिविटी होती है। तो थैंक यू मनी वंस अगेन। नाउ जॉइनिंग गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज तान्या फ्रॉम इनकम टैक्स टीम। आज हम आपको दिखाएंगे कि जेमिनी और नोटबुक LM की हेल्प से हम अपने वर्क को कैसे इजीली और कम टाइम में पूरा कर सकते हैं। लाइक इनकम टैक्स के टाइम पे, रिटर्न फाइलिंग्स के टाइम पे काफ़ी ऐसा होता है कि हम मतलब कि इतना टाइम नहीं होता कि हम हर क्लाइंट को वन बाय वन अपने इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन को उनको समझा सके, क्योंकि हर क्लाइंट इतना एजुकेटेड नहीं होता। सिर्फ उनको तो ये होता है कि मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, कि उनको पता होता है कि हमारी ये सोर्स ऑफ इनकम है और ये हमारी टोटल इनकम आएगी, तो हमें इतना टैक्स तो देना ही देना है। बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उनके बैंक से कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, कितना क्या है, कितना उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम एक इजीली एक समरी बनाकर क्लाइंट को कंपटीशन के साथ शेयर करेंगे, जिससे क्लाइंट इजीली समझ सके और इतनी क्वेश्चनिंग ना करे, क्योंकि पीक टाइम के टाइम इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम हर क्लाइंट को उसकी सोर्स ऑफ इनकम वन बाय वन डिस्कस कर सकें। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट रेडी किया है, इसको हम कॉपी करके जेमिनी में अपलोड करेंगे। मैंने एक कंपटीशन सेव कर रखी है जिसपे मोस्टली हेड्स ऑफ इनकम इंक्लूड है, तो हम इस कंपटीशन को इसमें अपलोड करेंगे और देखेंगे कि कितना समराइज कर सकता है। आप सब देख सकते हैं इसने टेबुलर फॉर्म में हमें दे दिया है इधर, दिख रहा है ना? थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड हो जाएगा, ड्रैग कर। विजुअल है। राइट। देखो इसमें हमें बता दिया है कि हेड ऑफ इनकम कैलकुलेशन और अमाउंट वाइज की ग्रॉस टोटल इनकम हमारी इतनी बन रही है। ठीक है। डिडक्शन हमारी 0 है बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम में है ये। ठीक है। और टैक्सेबल इनकम राउंडेड हमारी इतनी है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो पूरा उसका टोटल टैक्स पेबल है वो उसने आपको बता दिया है कि आपका 7,68,870 का टोटल टैक्स बन रहा है, जिससे आप क्लाइंट को मतलब इजीली बता सकते हो समरी भेज के कि सर आपकी इनकम टोटल इतनी थी और इतना आपका टैक्स बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम नोटबुक LM की हेल्प से देख सकते हैं।
एलएलएम के लिए भी हम एक प्रॉम्प्ट रेडी करेंगे। सपोज मुझे किसी क्लाइंट को, जैसे अब आईटीआर का टाइम आ रहा है, तो हम एक मेल भेजते हैं क्लाइंट को स्टार्टिंग में ही कि ये आपके आईटीआर डॉक्यूमेंट्स हैं और ये लिस्ट है, आप ये शेयर कर दीजिए। तो हम साथ में एक पीपीटी उनको भेज सकते हैं, जिससे हमारी तरफ से अच्छी प्रेजेंटेशन रहेगी कि न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या फ़र्क है, क्या कंपैरिजन है और क्या उनके स्लैब रेट्स हैं। तो क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स भेजने से पहले उसको रीड करके हमको भेज सकता है, ताकि वन बाय वन हमें उनको एक्सप्लेन ना करना पड़े कि न्यू में और ओल्ड में क्या फ़र्क है। I think website में इसको हम इधर से इंपोर्ट कर लेंगे। उसने जो मैंने नोटबुक एलएम को अपनी समरी मतलब एक भेजी प्रॉम्प्ट उसको, तो उसने उसको पूरे कंक्लूजन रेडी कर लिया कि हमको बेसिकली क्या क्या चाहिए, ठीक है। और ऊपर जो ये 4 लाइन्स आ रही है, इसमें हम क्लिक करके अपने डिफाइंड और कन्वर्सेशनल गोल्स, स्टाइल और रोल, हम इसको बता सकते हैं कि हमें कस्टम स्टाइल में चाहिए या लर्निंग गाइडेंस में चाहिए। और चूज योर रिस्पॉन्स लेंथ, हम लॉन्गर या शॉर्टर हम किस तरह भेज सकते हैं, क्योंकि हम क्लाइंट को 20 पेज की पीपीटी भेजेंगे तो वो भी इरिटेट हो जाएगा, वो खोलेगा ही नहीं कि इसमें क्या है, मैं क्या देखूं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम शॉर्टर में करेंगे। इसको सेव करके और इसको कमांड दे देंगे। अब इसमें इधर साइड में जो ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें हम ऑडियो के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं, और भी बाकी सारे ऑप्शंस हैं। इन्फोग्राफिक में हमारे एक सिंगल इमेज रेडी हो जाएगी, जिसमें एक ही इमेज में सारी मतलब कंक्लूजन आ जाएगा कि उस पीपीटी में क्या है। और हम इसको स्लाइड टेक्स्ट के थ्रू करेंगे तो एक पीपीटी रेडी हो जाएगी, जो कि मैंने रेडी करके रख रखी है ऑलरेडी। देख सकते हैं इसमें न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड के कंपैरिजंस। इसमें इसने बताया कि न्यू टैक्स रिजिम में लोअर रेट्स होते हैं, फ्यूअर डिडक्शंस होती है और ऑटोमेटिक एनरोलमेंट होता है। न्यू टैक्स रिजिम में बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी कम है एज कंपैरिजन टू ओल्ड, क्योंकि ओल्ड में हमें डिडक्शंस के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना पड़ता है पहले, ठीक है। और ओल्ड टैक्स रिजिम में इसने बताया कि हायर रेट्स है, हाई डिडक्शंस है, रिक्वायर्ड फॉर्म मतलब कि फॉर्म 10I ये होता है जो हम ओल्ड और न्यू के लिए फाइल कर सकते हैं। वो वन टाइम ऑप्ट के लिए होता है। अगर किसी क्लाइंट ने वन टाइम ऑप्ट करा लिया ओल्ड में, तो वो आगे ओल्ड में ही चलेगा। अगर न्यू में करा लिया तो फिर वो वापस ओल्ड में ऑप्ट नहीं कर सकता है। इसमें आपको स्लैब रेट वाइज आ गया कि 25-26 असेसमेंट और असेसमेंट 26-27 में क्या फ़र्क है, HUF इंडिविजुअल्स। और ये इसमें आपको बताया कि 0 से 4 तक नील है, 4 से 8 तक 5% है, 8 से 12 तक 10% है। ऐसे ही आपको इसमें पूरा समराइज करके बताया कि 24 लाख तक आपका 12 लाख तक आपका टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो उस पर 30% का स्लैब एप्लीकेबल होगा। और यही इस वाले स्लैब में आपको बताया गया है कि 0 से 3 तक आपका नील है, जैसे 7 लाख तक बताया गया था लास्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कि न्यू रिजिम में हमारा 7 लाख तक नील है। उसके बाद हमारा टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है और 15 के बाद हमारा 30% का स्लैब एप्लीकेबल होता है इस पर। ये आपको बताया गया है कि सीनियर सिटीजन में 60 से 80 के बीच में कितना स्लैब एप्लीकेबल है, और सुपर सीनियर सिटीजन हमारे 80+ होते हैं क्लाइंट्स, उनके लिए क्या एप्लीकेबल है। बाकी डिडक्शंस का आपको बताया कि डीसी लॉ जो होती है न्यू टैक्स रिजीम के लिए। ये सब चार्ज डेट का चार्ट है हमारा। देन ये फॉरेन कंपनीज के लिए कि कितना फ्लैट रेट उस पर एप्लीकेबल होता है प्लस सरचार्ज। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, न्यू फ्लैट रेट्स भी हैं, ट्रेडिशनल स्लैब्स भी हैं,
और ये पार्टनरशिप फर्म्स के लिए कि कितना हमारा स्लैब इस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बेसिकली ये कि अगर हम क्लाइंट को ये पीपीटी शेयर कर देते हैं तो हमें अपनी कन्वर्सेशन जो है हमें कम करनी पड़ेगी, उसको समझाना कम पड़ेगा कि हम उसको पीपीटी के थ्रू उसको हम समझा रहे हैं कि न्यू में और ओल्ड में क्या फ़र्क है और क्या उसके लिए बेटर रहेगा। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इससे क्या है कोई भी टीम मेंबर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है इस पीपीटी का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो जीएसटी करता हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या भेजते हैं। तो ये लिंक डेफिनेटली हम इनकम टैक्स से टीम मेंबर्स को शेयर करेंगे इजीली GST@TDS@ इस पीपीटी का यूज़ करें। थैंक यू रानिया। नाउ द पायल आर ज्वाइनिंग। मैं फ्रॉम टीडीएस टीम। जैसे कि मैं टीडीएस को प्लानिंग करती हूँ तो मेरे पास टीडीएस की नोटिस वगैरह भी आते हैं, इनके मुझे रिप्लाई रेडी करने होते हैं। अगर मैं मैनुअली करूँगी तो हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक करने की हो सकते हैं चांसेस हैं। मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे जेमिनी की हेल्प से 5 मिनट के अंदर में रिप्लाई ड्राफ्ट कर सकती हूँ। ये है मेरा टीडीएस का नोटिस जिसका मुझे रिप्लाई ड्राफ्ट करना है। अगर मैं ये मैनुअली करती तो मुझे टाइम भी लगता और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती थी, तो इसमें मुझे टाइम भी बच गया और ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम है। ऐसे ही मैंने एक पीपीटी रेडी की है जिसमें मैं आपको टीडीएस का बताऊंगी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपको प्रॉम्प्ट भी बता देती हूँ कि कैसे मैंने नोटबुक एलिमेंट से क्रिएट की। ये मेरा प्रॉम्प्ट है। इसके थ्रू मैं क्विज वगैरह भी कर सकती हूँ, स्लाइड टेक्स्ट भी बना सकती हूँ। तो मैंने स्लाइड टेक्स्ट बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जैसे 192 सैलरी का होता है, 194 सी कॉन्ट्रैक्ट का होता है, 94 जो प्रोफेशनल का होता है, रेंट का होता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होती हैं, ये उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं, क्या क्या स्लैब रेट होते हैं रेंट पे और प्रोफेशनल पे। ये फाइलिंग डेट है कि क्या ड्यू डेट होती है, Q1 की 31 जुलाई होती है, Q2 की 31 अक्टूबर होती है, Q3 की 31 जनवरी और Q4 की 31 मई। 2 महीने इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सैलरी की डिडक्शन वगैरह भी दिखाई जाती हैं। फॉर्म 16 होता है सैलरी के लिए, फॉर्म 16 होता है नॉन सैलरी के लिए। क्या इंटरेस्ट होता है, जैसे हमने अगर नेक्स्ट मंथ में हमें 7 तारीख होती है ड्यू डेट टीडीएस पे कराने की, अगर हमने नहीं कराया तो इंटरेस्ट चार्ज होता है। अगर किसी का पैन अवेलेबल नहीं है तो उसके हायर रेट होते हैं 20%। ये मेरी पीपीटी है। थैंक यू। Thank you, Parul, for making such a nice effort. Now the next person, Neeraj, please join. गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नीरज चौधरी है और मैं एनजीए टीम में वर्क कर रहा हूँ। मैं एटीजे क्रेडिट प्रोविजन के लिए जो हम पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके बारे में बताऊँगा।
जैसे कि मैम हमारे पास मेंबर केवाईसी आती है, एनजीओ में जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें 3 कंपलसरी होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। तो मैम ये मैं ज़ेमनी में कमांड दूंगा कि मेरे को तीनों मेंबर्स के मतलब जानकारी मिल जाए, ताकि वर्ड फाइल में मेरे को आसानी हो जाए और मिस्टेक ना हो। खुद मैं एक बार कॉपी पेस्ट करके लिखूँ तो जैसे कि मैंने इसमें कमांड दिया था, तो मैं तो ये मेरी सारी डिटेल्स आ गई। 2 मेंबर्स है, फर्स्ट है अनिल कुमार प्रेसिडेंट एंड सेकंड है इसमें मामला सेक्रेटरी। तो इन 2 मेंबर्स का मैंने ATJ 12 किया था मैम, ठीक है। और मैम फिर उसके बाद जैसे कि क्लाइंट को कहीं पे प्रेजेंटेशन देना था मतलब CSR वर्क के लिए, तो मैम मैंने नोटबुक LLM से एक PPT बनाई थी। उसमें मैंने उनके MOA और मैम 3 इयर्स की बैलेंस शीट अपलोड करके ये PPT उसमें बनी थी कि हमारी एनजीओ कब की है, कहाँ पे पंजीकृत है वो, उसके स्थान, मुख्य उसके वर्क क्या क्या है, ये है मतलब। थैंक यू। थैंक यू नीरज, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करी है अपनी PPT। नाउ द नेक्स्ट पर्सन इज ज्योति, प्लीज जॉइन। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको MOA में जो डिटेल होती है वो आपको मैं शेयर करूँगी, कैसे उसमें क्या क्या डिटेल होती है वो मैं चीज़ें आपको बताऊँगी। बिना कुछ बोले पसीना आ रहा है। इसमें मैंने जो डिटेल मांगी है, जैसे एनजीओ नेम, ये सेक्शन 1 कंपनी का MOA है, ठीक है। और इसमें जो मैंने डिटेल डाली है वो एनजीओ का नेम, इसमें डायरेक्टर कितने हैं और इसमें जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं किस पर्पस पे वो काम कर रही है, वो सारी डिटेल मैंने इसमें शो की है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एनजीओ नेम है और नीचे आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ एड्रेस, जहाँ पे उसकी एनजीओ रजिस्टर्ड है उसका एड्रेस है, और इसने जो एक्टिविटीज की है वो पॉइंट वाइज इसने ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं। जैसे नीचे यहाँ पे कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, तीनों मेंबर की डिटेल दी हुई है। और डायरेक्टर के बारे में भी बताया हुआ है कि कितने 3 डायरेक्टर हैं इसमें। और इसमें ये जो मैंने इसमें जो कंटेंट मैंने जो डाला है वो कंटेंट इसने ये बना के दिया है मुझे, कि जैसे एनजीओ नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव हो गए, वो सारी डिटेल उन्होंने डाल के मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मैंने नोटबुक LM के थ्रू ये वीडियो बनाई है CSR रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें CSR और नेशनल CSR इसमें इंक्लूड किए हुए हैं कि हमें क्यों ज़रूरत होती है एग्जाम्शन के लिए, वो इसने डिटेल वाइज बताया है। तो एक बार आप चेक कर देख लीजिए। ये CSR इसमें फंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
और ये नेशनल CSR में भी फंडिंग के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हमें CSR 1 सिस्टम को बनाया गया था। ये समझने के लिए कि ये बदलाव कितना बड़ा था, चलिए जरा 2021 से पहले की दुनिया में चलते हैं। उस जमाने में CSR का क्षेत्र आप कह सकते हैं सोशल फंडिंग का वाइल्ड वेस्ट जैसा था, पूरी तरह से बिखरा हुआ और जिस पर नजर रखना लगभग नामुमकिन था। जरा इस अफरा तफरी की कल्पना कीजिए, हजारों कंपनियां, हजारों NGOs को पैसा दे रही हैं, लेकिन कोई एक सेंट्रल लिस्ट नहीं थी, कोई एक जैसा रिपोर्टिंग का तरीका नहीं था। ये जानना नामुमकिन था कि कौन किसे पैसा दे रहा है और जमीन पर उसका क्या असर हो रहा है। और ऐसा माहौल जाहिर है नाकामी और धोखाधड़ी के लिए एकदम परफेक्ट था। तो इस पूरी अव्यवस्था को देखते हुए सरकार ने पोर्टल नाम का एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, जहां सारी जानकारी एक जगह सबके सामने होती है, ये दोनों मिलकर एक नए पारदर्शी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बनते हैं। तो चलिए इस सिस्टम के पहले हिस्से को जरा और करीब से देखते हैं। आखिर ये CSR 1 फॉर्म है क्या भला? इसे समझना ही असल में पूरे सिस्टम को समझने की कुंजी है। अब इसका ऑफिशियल नाम तो थोड़ा लंबा चौड़ा है, CSR गतिविधियां करने के लिए संस्थाओं का पंजीकरण, लेकिन आसान शब्दों में मतलब ये है कि अगर किसी NGO को किसी भी कंपनी से CSR का पैसा लेना है तो ये फॉर्म भरना उसके लिए बिल्कुल जरूरी है। सीधी सी बात है, फॉर्म नहीं तो फंड नहीं, ये अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि कानून है। और ये चाबी वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है। CSR 1 रजिस्ट्रेशन वाकई में वो चाबी है जो कॉर्पोरेट फंडिंग की तिजोरी को खोलती है। इस चाबी के बिना हर NGO के लिए ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहता है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। थैंक यू। थैंक यू बहुत अच्छी PPT थी आज आपकी। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारे पास बायलॉज अगर किसी भी स्टेट के आ जाएं तो उसको हम इस ChatGPT जेमिनी में हम अपलोड करके लैंग्वेजेस से जो आपने हेडिंग डाली है, जो का नाम क्या है, बायलॉज अगर किसी भी स्टेट के लैंग्वेजेस में आ रहे हैं तो समझने में बहुत इजी होगा और हम आगे की सर्विसेज में ये डिटेल्स वगैरह ऐड करके सर्विस दे पाएंगे। थैंक यू फॉर ज्योति। नेक्स्ट पार्टिसिपेट मेंबर। The next participant is Gaurav. Please join. My name is Gaurav Tanwal and I belong to Uttarakhand and I am working with Agarwal Nexcon for the last 11 months and I am gaining practical experience from our senior professionals and with my team. Or I am here to present my topic on the AI use of Gemini and Notebook LLM. With this, I want to present the use of Notebook LLM through this. Okay. और मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन में एक मेरी बुक है, मतलब हमारी जो एक पब्लिश हुई थी, ICAI ने पब्लिश हुई थी, 108 पेजेस की बुक थी। इसमें हमें अभी पेनल्टीज और इंटरेस्ट और लेट फीस के बारे में बोला था, जो विद द हेल्प ऑफ नोटबुक LM इसको हम इजीली कंसाइज कर सकते हैं और काफ़ी प्रोफेशनल्स के और नॉन प्रोफेशनल दोनों के लिए काफ़ी इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल शायद इसको इजीली समझ ले बट नॉन प्रोफेशनल इसको विद द हेल्प ऑफ वीडियो उसको इजीली ग्रैस्प कर सकता है और अपना प्रोफेशनल स्किल काफ़ी अच्छी कर सकता है। और ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइंट हैंडल करने में भी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन टीम हो हमारी, चाहे वो अकाउंट्स टीम हो या TDS टीम हो या पर्टिकुलर GST टीम ही नॉलेज नहीं रख सकती उसके बारे में। सो मैंने पहले जेमिनी का यूज़ प्रॉम्प्ट लिखने के लिए करा हुआ है, जिसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ये मेरे कुछ फॉन्ट्स हैं जो मैंने जेमिनी की हेल्प से बनाए थे। शायद अभी तक प्रीवियसली हर कोई बता जा रहा है कि लाइक कैसे फॉन्ट बनाना है, तो ऑटोमेटिकली मेरी रेडी फाइल है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करना चाहूँगा। ये आपने इसको पेस्ट कर दिया नोटबुक LM में, जिससे मुझे इजीली स्लाइड्स को प्रोवाइड कर देगा। इसमें मैंने पर्टिकुलरली इंटरेस्ट के टॉपिक को चूज करा क्योंकि 108 पेजेस की बुक थी, तो शायद वो स्लाइड सफिशिएंटली दे नहीं पा रहा था, तो हमें नॉलेज इंटरेस्ट के ऊपर जानने के लिए उसमें वो पर्टिकुलरली स्लाइड्स प्रोवाइड करेगा हमें।
जैसे कि ये कुछ स्लाइड्स इसमें बन के तैयार हो गई, जैसे कि सब लोग देख रहे हो। एट लास्ट मैं यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ। ये कुछ स्लाइड्स कॉपी हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, जो बेसिकली इंटरेस्ट के पार्ट में थी। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करके मुझे इसकी वीडियो बनानी है, जिससे मैं अदर प्रोफेशनल को भी समझा सकूँ या अदर टीम मेंबर्स को इजीली कम्युनिकेट कर सकूँ। तो ये पार्ट हमारा वीडियो का है। यहाँ से मैं लैंग्वेज इजीली सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिसको जो भी कंफर्टेबल हो। बट मैंने अभी हिंदी की बेसिस बना दी, जिसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो हर किसी के लिए। यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे जो मैंने वहाँ से स्लाइड कॉपी करी थी। तो इससे मैं इजीली अपनी वीडियो जनरेट कर सकता हूँ इजी लैंग्वेज में, जो हर किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, या हम अपने क्लाइंट्स को भी रेफर कर सकते हैं, वो बता सके या समझ सके। ज़्यादा हमें वो नहीं करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड टैग का है, जैसे कि तो इजीली प्रेजेंटेशन, जैसा आप सभी लोग दे रहे हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के बारे में, तो हम यहाँ से एक ऑप्शन है, तो हम इसको इजीली इंग्लिश और हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी स्लाइड्स यहाँ से बनकर तैयार हो जाएंगी। तो मेरा जो फाइनल आउटकम है वो तो टाइम लगाया, क्योंकि थोड़ा सा लेता है। मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन इंग्लिश हिंदी सब में है, बट मैं हिंदी को प्ले करना चाहूंगा। चलिए आज जीएसटी की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं कि थोड़े उलझे हुए टॉपिक को समझते हैं। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। लगभग हर बिजनेस को इससे कभी न कभी डील करना ही पड़ता है। तो आइए इसके एक एक नियम को आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर जीएसटी भरने में जरा सी भी देर हो जाए तो इसकी असली कीमत क्या होती है? क्या ये सिर्फ एक छोटा मोटा जुर्माना है? नहीं, ये एक तयशुदा लागत है जो चुकानी। जैसे कि ये प्रेजेंटेशन इसने ऑटोमेटिक तैयार कर दिया। ये सारी चीजें मुझे आपके सामने खुद बोलनी पड़ती है, एक एक पॉइंट बोलना पड़ता है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ये हर चीज आपको इजीली बता रहा है, और इसको कोई भी कितने भी टाइम सुन सकता है। प्रोफेशनल शायद उसको एक बार बोले, बट ये विद द हेल्प ऑफ दिस कोई भी आप बुक समराइज कर सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, और सामने अपनी एक सर्विस अच्छी डिलीवर कर सकते हो क्लाइंट को, जिससे शायद अग्रवाल टैक्सकॉन काफी अच्छी अचीव करेगा अपनी लाइफ में। तो ये सारी मेरा कंक्लूड था। थैंक यू। वहाँ डेस्क पे खड़े होके जब प्रेजेंटेशन देना होता है तो अच्छे धुरंधर भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू गौरव वंस अगेन। बाकी एक बार मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एक बार एक ही टीम के परफॉर्मेंस के लिए कुछ। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन कंप्लीट जब भी होती है जब एक फीडबैक लूप वापस जाता है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करे होंगे, हो सकता है आप लोगों को भी ऑब्जर्वेशन होंगी। तो मैं भी नोट कर रहा था। तो अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो दैट इज नॉट बिकॉज आई एम पॉइंटिंग यू आउट, आई एम टेलिंग यू कि आप क्या इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो आई हैव मेड सम पॉइंटर्स। तो जैसे लेट्स स्टार्ट विद अलीशा। तो सबसे पहले आई मस्ट अप्रिशिएट कि शी स्टार्टेड विद इंग्लिश एंड मेड श्योर कि वो अपने पॉइंट पुट अक्रॉस क्लियरली कर पाए। बट यहाँ पे दूसरी चीज भी आती है कि समटाइम्स यू नीड टू नो योर ऑडियंस, कौन किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करता है, कितना आप मिक्स यूज कर सकते हो हिंदी का इंग्लिश का, वो कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है। आई बिलीव विल इंप्रूव ओवर टाइम, ठीक है। एंड अगले पॉइंट वाले थे फॉर एग्जांपल मनी। तो आई बिलीव अपने अपने सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज जब भी पता लगती है जब आप यू आर नॉट स्पीकिंग फ्रॉम द पीपीटी इटसेल्फ। अगर पीपीटी के ही वर्ड बोलने हैं तो सिर्फ पीपीटी ही भेज देनी चाहिए थी। तो दैट इज समथिंग शी डिड नॉट डू। उसने वो चीज नहीं करी, उसने अपने अकॉर्डिंगली बात करा, चाहे पीपीटी बीच में स्क्रॉल हो रही थी। तो दैट वाज समथिंग पॉजिटिव। एक चीज जो इंप्रूव हो सकती थी, आई बिलीव फॉर्मेटिंग वाज अ लिटिल बिट अनप्रोफेशनल, थोड़ा कैजुअल था। जिस तरीके से कलर्स यूज करे गए थे वो थोड़े बोल्ड थे। प्रोफेशनली यूजुअली ब्लू, व्हाइट एंड लिटिल बिट सेडेटेड कलर्स यूज होने चाहिए थे। स्टार्टिंग विद तान्या, कहीं कहीं माइनर से पॉजेस थे, दैट इज कंप्लीटली फाइन। तो उधर आपको फिलर्स ऐड करने चाहिए, कोई नॉर्मल लाइट हार्टेड कमेंट्स या कोई जोक्स। जब आप लेट्स से प्रॉम्प्ट भी कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ होना चाहिए जस्ट टू कीप द ऑडियंस एंगेजिंग। नहीं तो वो एक स्लाइड डिस्कनेक्ट होता है तो बंदे का मोबाइल में देखना है, इधर देखना है, उधर वो देखना है, तो कंसंट्रेशन लूज हो सकता है। एंड फाइनली कहीं ना कहीं आई बिलीव अगेन नो योर ऑडियंस एंड नो योर टॉपिक। आप कहीं ना कहीं थोड़े से भावनाओं में बह गए थे, इनकम टैक्स के बारे में बताने लगे। यहाँ पे हम इनकम टैक्स टॉपिक नहीं था, हमारा टॉपिक जेमिनाई एंड यूजेस ऑफ एआई था। तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखना। एंड स्टार्टिंग विद पायल, तो पॉजिटिव चीज़ वही थी कि इसने भी टीडीएस की बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो थ्योरी में न डल करके शी वाज शोइंग कि कितनी अट्रैक्टिव आउटपुट
हो सकती है। एंड फाइनली मैम न्यू सेक्शन याद कर लो, 392 और 393 एक्ट है, वो सेक्शन है, TDS के 194 चला गया, तो ये मतलब ET टीम के लिए स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट नया रिप्लेस हो गया है। नीरज की बात करते हैं, आप लोग मे भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, उसका बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट था, बस उसका हैंड शेक कर रहा था, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट इससे ये पता चला कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दी। और सबसे बढ़िया पॉइंट मेरे को ये लगा कि नोटबुक LM का यूज हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है, तो PPT किसी को भेजनी है, अगेन आपकी क्लाइंट की भी आपकी ऑडियंस है, क्लाइंट का आप अगर गौशाला रन कर रहा है तो उसको आप इंग्लिश में PPT नहीं भेज सकते, आपको हिंदी में ही भेजनी पड़ेगी, ठीक है। मूविंग अहेड विद ज्योति, अगेन थोड़ा बहुत फिलर्स का ध्यान दे सकते हैं जस्ट टू कीप द ऑडियंस एंगेजिंग, एंड अगेन प्लान फॉर इमरजेंसी, टेक्नोलॉजी जब भी साथ नहीं देगी जब आपको उसका सबसे ज्यादा यूज होगा, आपका स्पीकर नहीं चल रहा था, तो यू शुड हैव ऑलरेडी हैड अ कंटिजेंसी प्लान इन माइंड कि मेरे को क्या करना होगा, हो सकता है मैं बीच में से एक्सर्प्ट दिखा दूं अपनी वीडियो के और उसको एक्सप्लेन करने लग जाऊं। एंड फाइनली आई थिंक वी हैड गौरव, तो यहाँ पे एक सजेशन थी कि इन केस यू फील कि मैं अपना इंट्रो का या फिर कोई पॉइंट्स भूल जाऊंगा, तो जस्ट हैव योर पॉइंटर्स इन हैंड, एक पूरा बड़ा सा पेज नहीं लाने का, मैं ग्रंथ पढ़ने आया हूँ यहाँ पर, बट यू नीड टू हैव सम स्टिकी नोट जिसमें पॉइंटर्स के फॉर्मेट में हो, सो दैट यू कैन इजीली रिकॉल, ठीक है मेरे को ट्रैक पे वापस आना है, लेट्स से आई फॉरगॉट समथिंग, तो मैं उसको देख करके अपना ट्रैक पे वापस आ जाऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी PPT में थी, आई थिंक आप लोगों ने नोटिस नहीं करा, मैं अपनी PPT में भी इनफैक्ट करने वाला था अगर टाइम लगा तो, इट वाज यूजिंग जेमिनी टू गिव द प्रॉम्प्ट योरसेल्फ। उसने क्या किया, उसने डाला कि मेरे को PPT का कंटेंट बना करके दे दे, उसने फिर वो PPT का प्रॉम्प्ट लेकर के स्लाइड डेक में डाला या ऑडियो में डाला, तो ये काफी ब्रह्मास्त्र है, इसमें मैं भी थोड़ा एक्सपेंड करूंगा अगर टाइम लगा मेरी PPT का। सो दैट वाज ऑल, एंड अब जो है मैं कहूंगा कोई सेकंड पर्सन भी जो नेक्स्ट सेट ऑफ कैंडिडेट्स आ रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन करे, इससे आपकी भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगी। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट कैंडिडेट मोहिनी। Good afternoon all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. As you already know who I am. Now I am going to explain you about Gemini and the notebook LM, जो कि टॉपिक जो सर ने लास्ट प्रीवियस क्लास में शेयर करने किया था, मतलब सर ने शेयर किया था कि हाउ टू यूज नोटबुक LM एंड Gemini. तो कम टू द पॉइंट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लाइंट ने मेरे को ये हिंदी में, पहले मैं जेमिनी का यूज बता रही हूँ आपको, तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्लाइंट ने मुझे हिंदी में डॉक्यूमेंट दिया है, ठीक है। अब मेरे को ये ऑब्वियसली बात है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, तो रजिस्ट्रेशन टीम जो काम करती है उनके पास भी इतना ओवरऑल क्लाइंट की वर्किंग वगैरह देखनी होती है, तो इतना टाइम नहीं होता। तो अब इन उनके जैसे कि क्लाइंट ने मुझे बोला कि ISO करवाना है मुझे, ठीक है, ट्रेडमार्क करवाना है, ISO करवाना है। क्लाइंट ने खाली मुझे यही डॉक्यूमेंट दिया, ये हिंदी में दे दिया क्लाइंट ने मुझे, तो मुझे इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, और बाकी क्लाइंटों का भी काम देखना होता है, तो क्लाइंट ने जो हिंदी में दिया है मैं उसको इजीली जेमिनी के थ्रू इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव उसके करेक्ट कर लूंगी, जो जो क्लोज उसके यहाँ पे लिख रखे हैं हिंदी में, वो इंग्लिश में सबटाइटल के थ्रू मैं क्लोजेस सारे कॉपी कर लूंगी, जो कि मैं आगे ISO के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, फर्दर फाइनल ATG वाले एप्लीकेशन के लिए, ऑल ऑफ पर्पज यूज के लिए वो मैं यूज करूंगी। जैसे कि ये हिंदी में दिया है, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने 2 फोल्डर ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है, एक में मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी करके लिख रखा है, एक में मैंने सर्टिफिकेट जो क्लाइंट से आया है वो लिख रखा है। तो ये जो प्रॉम्प्ट कॉपी करा है मैंने जेमिनी के थ्रू, मुझे इंग्लिश ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, जैसे कि ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी करा है, ठीक है, इसको कॉपी करके मैं बैक जाऊंगी जहाँ पे मैंने बना रखा है, इसको ओपन करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जेमिनी का यूज दिखा रहा है कि मेरे को इस ऑब्जेक्टिव की मदद जेमिनी से क्या लेनी चाहिए, तो जेमिनी में इसमें यहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया था कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव्स चाहिए इंग्लिश में, जैसे कि मेरे को हिंदी रिसीव हुई है, तो देख लीजिए आप पूरी की पूरी हिंदी में दी है उसने, ठीक है, ये पूरी की पूरी हिंदी में दी है। तो जेमिनी ने मेरी इसमें ये हेल्प की है कि मैंने अपना प्रॉम्प्ट कॉपी कर दिया, हेलो प्लीज प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लॉजेस मेंशन्ड इन दिस फील्ड इन इंग्लिश, बिकॉज आई नीड इन इंग्लिश ऑब्जेक्टिव जो चाहिए मुझे, तो मैं ये इसको कमांड दे दी थी। उसमें प्रॉपर जो भी पूरी सर्टिफिकेट है, प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ एमओ वगैरह जो भी उसकी डिटेल्स अटैच्ड है, वो उसको उसने मेरे को इंग्लिश में प्रोवाइड कर दी, नंबर वगैरह, डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, आ रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए।
ठीक है, ये उसने प्रॉपर टेबल बना के दे दी, जो उसमें है वो एज ए इंग्लिश उसने मेंशन कर दी, तो मेरे को तो उससे मेरा टाइम भी बचा, मेरे को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, उसके अलावा मैं उस टाइम में बाकी क्लाइंटों का भी काम ओवरऑल डन कर सकती हूँ। तो इसमें मेरे को जेमिनी से ये हेल्प मिली कि उसने मेरे को ऑटोमेटिकली ये सब चीजें दे दी। अब मुझे ISO के लिए अभी ऑब्जेक्टिव आ रहा है, थोड़ा लोडिंग ले रहे हैं। ये देखिए सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह इसमें मेरे को मेमोरेंडम जो भी है, और ये ऑब्जेक्टिव देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी इंक्लूड एजुकेशन। ये ISO में क्या होता है कि कंपनी का नाम देना होता है, एसोसिएट हमें बोलता है कि कंपनी की डिटेल्स दे दीजिए, जैसे कि कंपनी का नाम, ऑब्जेक्टिव, जैसे कि कंपनी का नाम, ऑब्जेक्टिव, डिटेल्स, वर्किंग क्या करती है। तो क्लाइंट को, एसोसिएट को हम डॉक्यूमेंट देते हैं ना, तो वो प्रॉपर डिटेल मेल पे भी हम एक्सेस कहते हैं कि मेल पे भी आप प्रॉपर रेडी करके दीजिए। तो जेमिनी के थ्रू मैंने सारे कंपनी के नाम वगैरह और एड्रेस वगैरह और ऑब्जेक्टिव वगैरह कॉपी करके ट्रेडमार्क के यूज के लिए भी मेल कर दिया मैंने अटैच करके, और इसको यूज करा ISO के लिए भी। और अगर जैसे इसका फाइनल ATG 12 वगैरह होगा, या फाइनल नीति आयोग ये अनुदान वगैरह टाइप का होगा, तो उसमें भी ये प्रेजेंट हो जाएगा। मेरे इंग्लिश ऑब्जेक्टिव काम आ गए जेमिनी पे, तो इससे जेमिनी को मतलब कि मेरे लिए कितना आसान रहा जेमिनी, जिससे मेरे को ये यूज मिला। कहाँ मेरे को इतना टाइम 1-2-3 घंटे वेस्ट हो जाते थे मेरे, तो इसलिए बेस्ट है ना। सेकंड टॉपिक जो सर ने लास्ट प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था, नोटबुक LM कैसे यूज करें, तो उस पर हमने भी ट्राई किया आज क्लास के लिए, तो मैं वो दिखा देती हूँ। ऑलरेडी मैंने फोल्डर बना रखा है नोटबुक LM का। अब नोटबुक LM से क्या है कि पहले यहाँ पे खोल लेंगे नोटबुक LM, ये ऑलरेडी नोटबुक LM का मैंने पेज खोल लिया है, पोर्टल जो भी है, ठीक है। अब ये मेरे सारे क्लाइंट के डॉक्यूमेंट आए हुए हैं NGO के, ठीक है। NGO का काम जो है उसके लिए डॉक्यूमेंट आए हुए हैं, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट ऐसे पड़े हुए थे। तो मैंने नोटबुक, सर ने लास्ट क्लास दी, मैंने नोटबुक का यूज के लिए मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, सर ने क्लास दी कुछ तो फायदा होगा। तो मैंने उस नोटबुक का गूगल पे खोला, मैंने कहा चलो मैं सैंपल के लिए ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने क्या हुआ, क्लाइंट में ये सब डॉक्यूमेंट्स थे, इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट को मैंने कर लिया, क्योंकि नोटबुक LM में क्या होता है कि उसको यूज करने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्टली फाइल अपलोड नहीं कर सकते। देखिए क्रिएट नोटबुक, और यहाँ पे क्या है कि व्हाट हैपेंड टू दिस, सही है। क्रिएट नोटबुक है, न्यू नोटबुक है, मैंने तो यूज कैसे कर रही हूँ वो भी सीख लो आप। जैसे कि इसमें अलग बनाने के लिए मुझे अपलोड फाइल है, तो मैं JPG फाइल अपलोड नहीं कर सकती इसमें। तो इसमें मुझे क्लाइंट के डॉक्यूमेंट का PDF बनाना था, PDF बना के ही मैं अपलोड कर सकती, तभी LM उसको गेट ऑन कैरी ऑन बना के वो आपको प्रोवाइड करेगा। अब क्या है कि जैसे कि मैं आपके उस पे आ जाती हूँ फोल्डर पे, ऑटोमेटिकली ये क्लाइंट के डॉक्यूमेंट मैंने देखे। मैं ऐसे ही खेलना कह दो, नोटबुक LM के साथ ऐसे ही टाइम पास करना कह दो, पर टाइम पास से मेरा कितना बेनिफिट हुआ वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। मैंने इसमें आई लव वो PDF मांग रहा था, आई लव PDF पे जाके सारे डॉक्यूमेंट की PDF बना ली। अब PDF का है मेरी आई लव PDF में मैंने सारे डॉक्यूमेंट की PDF बना ली, जो कि उसमें मेरे को अटैच कर दी, मर्ज कर दी सारे डॉक्यूमेंट क्लाइंट के जो LM में जो प्रेजेंटेशन मुझे बनाने हैं, ठीक है। ये देखो सारी चीजें उसने ऐड कर दी ऑटोमेटिकली PDF में, वो बना के आपको दे देगा। ये ऑलरेडी मैंने बना रखी है, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। आपको PDF पे जाके बनाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद ही आपको फिर फोल्डर पे रख के करना पड़ेगा। अब मैंने ये ऑटोमेटिकली बना दी। अब नोटबुक LM पे मैं ये PDF अपलोड करूंगी ना, ये वैसे अपलोड करके दिखा दूं, ये वैसे बना रखी है अपलोड कर दी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी PDF, ये अपलोड फाइल में PDF अपलोड कर दी, क्योंकि PDF ही लेगा नोटबुक LM। JPG नो सर। अरे भाई ऑटोमेटिकली आप एग्जांपल समझिए, मैंने ऑलरेडी PDF जो आई लव PDF अरे शांत हो जाओ। आई लव PDF का जो बना रखा था सारे डॉक्यूमेंट का, वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, PDF ले लेगा, ठीक है। अब इससे मेरे को यहाँ पे जब ये हो जाता है अपलोड, तो स्लाइड डेक मतलब उसकी प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है, तो यहाँ पे जाके वो उसकी प्रेजेंटेशन जैसे तैयार हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली ये थोड़ा रनिंग लेगा। उसके बाद फिर ये
10-15 मिनट ये मैक्सिमम लेता है ये प्रेजेंटेशन को अपलोड करने में। तो यहाँ पे फिर मेरी 10-15 मिनट मैंने वेट किया, मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ गई थी। अब प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे सेव कर ली ऑटोमेटिकली। प्रेजेंटेशन मेरी क्लाइंट की ये बन के आई थी, देखिए लोगो वगैरह, पैन कार्ड, ADG12 है, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने सबके ऐड कर दिए PDF बना के और उस पर अपलोड कर दिए। तो नोटबुक एलम ने मुझे इतनी अच्छे प्रेजेंट करके एक वो बनाई है प्रेजेंटेशन, ये देखिए, ठीक है, एज अ सैंपल के थ्रू। अब मैं तो ट्राई कर रही थी, मैं तो कोई वो क्लाइंट से तो कोई काम था ही नहीं मेरे को, तो ये प्रेजेंटेशन मैंने क्लाइंट को बना के दी अपनी। देखो उसने पैन कार्ड वगैरह वेरीफाइड की, गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसके डॉक्यूमेंट्स भी ऑलरेडी अटैच्ड की है इसमें, गवर्नमेंट के अंडर अप्रूव से, और ऊपर से उसका प्रॉपर डिटेल एड्रेस वगैरह कितनी अच्छी प्रेजेंट करके दी है उसने। अब ये बनाने में हमें कितना दिन लग जाता है? पूरा 1 दिन लग जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, जिसमें 1 दिन में हम और बाकी काम भी अच्छे से कर सकते हैं। अब ये मैंने क्लाइंट को एज ए सैंपल भेज दिया। मैंने क्लाइंट को कहा सर कि मैंने आपकी ना एक प्रेजेंटेशन आपको ऐसी बनवानी है। उसने कहा वाह मोहिनी वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, हमारे पास तो खाली डॉक्यूमेंट्स ही थे, आपने तो काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किए हमारे डॉक्यूमेंट्स को। और तो मैंने कहा सर ये ना सैंपल है, अभी मैंने आपको सैंपल दिया, अगर आपको इससे भी बढ़िया बनवानी है तो जिसमें आपकी एक्टिविटीज फोटोज वगैरह सारी जो भी आपने कर रखी है, डोनेशन वगैरह जो भी है, सारी जितनी भी ओवरऑल NGO है वो सारा इंक्लूड करके मैं आपकी इससे भी बढ़िया प्रेजेंटेशन बना दूंगी, उसका 20,000 का खर्चा है। मैंने ऐसे बोला क्लाइंट को। क्लाइंट ने कहा ठीक है मोहिनी बना दीजिए। क्लाइंट ने मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह दिए और कौन है कि मुझे सर थे मैंने ये सैंपल दिखाया क्लाइंट को। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, मेरा एक काम और ऐड हुआ। एक काम और ऐड कैसे कि क्लाइंट को प्रेजेंटेशन मैं बना के दे सकती हूँ। ये काम मेरे में ऐड हुआ एक कंपनी में कि हमने क्लाइंट को भी कितना अच्छा लगा कि कितनी फास्ट है ये कंपनी कि उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स ही करे थे रजिस्टर्ड हमारे, और उसके बिहाफ पे उन्होंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बना के थी। तो उसके बिहाफ पे फिर क्लाइंट से जब मैंने कहा सर इससे भी बढ़िया मक्खन मलाई वाली बनानी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दीजिए, अपने एक्टिविटीज फोटोज डोनेशन इससे भी बढ़िया बनाती हूँ। अब इससे बढ़िया मैंने बताई ही, ये देखो ये लेट्स ओपन एंड दिस वन इज जो कि 20,000 में मैंने डन किया है और ये बताइए देखिए। तालियां बजा रहे हैं, उसने मेरे को दिए एक्टिविटीज फोटो सारे अटैच कर दी, लोगों भी जहाँ उसका यूज था, हर प्रॉपर प्रोफेशनली लग रही है कि हमने ये बनाई है, हमारे एसोसिएट्स ने बनाई है। कोई ऐसे नहीं लग रहा कि 5 मिनट का काम कर दिया हमने। हमें 20,000 की रिसिप्ट बैठे बिठाए मिल गई, किसके थ्रू? LM के थ्रू। मेंशन किया है कौन सा सेटलर है, कौन सेटलर क्या उसका प्रेजेंटेशन है, वो प्रॉपर उसने आप इवन ये सब कमांड देनी पड़ेगी, बिना कमांड के तो कुछ नहीं होता। देखो मार्केटिंग भी कर दी, ये बहुत अप्रिशिएबल है। और सभी लोगों ने तालियां देख लो, अपने हाथ खुद ही काम करने लग गए। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तो काम कर रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट पर्सन संजीत जी हैं, प्लीज जॉइन। Good afternoon everyone. My name is Satish Singh. I am working DM team as a web developer. आज मैं आपको बताऊंगा कि सभी लोग ना यहाँ पे जितने लोग भी अभी प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे चुके हैं उन्होंने सबने ये करके दिखाया कि पहले से उन्होंने ना बना रखा हुआ जितना भी स्लाइड है उन्होंने सब कुछ बना के दिखाया। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि स्लाइड डेस्क कैसे बनाते हैं। और मान लीजिए कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट को हमें अपने काम के बारे में दिखाना है। आप मान लीजिए कि आपके 1 हफ्ते का काम है या 1 मंथ का है या 6 मंथ का है या 1 साल का है, जो भी है, जितने साल का आप काम है कि आपको कोई क्लाइंट ये कहता है कि मुझे ना आप अपने काम के बारे में बताओ, तो उस काम को हम स्लाइड डेस्क कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये हमने प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ है। आप देख सकते हैं जितना भी मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग का काम किया हुआ है अभी तक, जितनी सारी मैंने वेबसाइट बनाई है, जितनी सारी मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई हुई है,
और जितने सारे मैंने अकाउंट हैंडल किया है ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब सोल्यूशन पोर्टफोलियो। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी सारी मैंने वेबसाइट बनाई है ये सारे सब कुछ इसमें मैंने इंक्लूड कर रखा है। तब इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले नोटबुक 11 पे जाऊँगा और यहाँ से मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। देन क्लिक करने के बाद अब काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पे मैम यहाँ से अगर हम डायरेक्टली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद क्या होता है कि वो कुछ चीज़ें और इन्फॉर्मेशन ले लेता है। लेकिन इसको एक सही सोल्यूशन है कि इसको और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ से अपनी पूरी प्रॉम्प्ट को पहले हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डॉक्स फाइल में आई है, इसको डाउनलोड कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लोगो भी अग्रवाल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का मैंने जो अपनी कंपनी के लिए हम अगर बना रहे हैं तो उसको भी मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब उसको डाउनलोड करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ इस फाइल को। हमारी जो फाइल है ये डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो की, हमने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ये हमारी फाइल को ना एनालिसिस करेगा कि मतलब आपने क्या उसमें प्रॉम्प्ट दिया है, क्या सारी चीज़ें दी हैं। अपलोड करने के बाद ये सारी चीज़ें एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद हमारी जितने सारी पीपीटी जितने सारे पेजेस हैं वो सारे सब कुछ बताएगा। उसके बाद इसमें हम एक ऑप्शन और आप देख सकते हैं ऐड सोर्सेज दे रहा है। तो और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसमें अपना एक लोगो भी अटैच कर देते हैं। तो जैसे मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया हुआ था तो यहाँ मैं ऐड सोर्स पर जाऊँगा। ऐड सोर्स पर जाने के बाद मैं डाउनलोड अपलोड पे जाऊँगा। देन यहाँ पे लोगो भी अटैच कर दूंगा। इससे फायदा ये हुआ कि साथ में जब पीपीटी हमारी तैयार होगी तो उसमें लोगो भी आ जाएगा फर्स्ट पेज पे। तो इसको अपलोड करने के लिए ये थोड़ा टाइम लेता है। मैं इसको मेरा एक बार रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, ये देख सकते हैं। जैसे ही मैंने अपलोड किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब सोल्यूशन पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैंने सब कुछ दिया हुआ था ये सारी चीजें इसने ले लिया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आने के बाद आप हर किसी ने बताया कि यहाँ पे ऑडियो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, अपना वीडियो भी और भी दे सकते हैं और एक माइंड मैप भी बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं रिपोर्ट भी इसका तैयार कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें क्यूज कर सकते हैं, क्यूज बना सकते हैं। यहाँ पे इंफोग्राफिक की सहायता से हम दिखा सकते हैं। लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट है स्लाइड डेस्क। हर कोई यहाँ पे स्लाइड डेस्क बस पहले से ही बना के लाया, उसने दिखा दिया। लेकिन अब आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, डिटेल डेस्क और दूसरा आता है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। तो मुझे प्रेजेंट करना है, क्लाइंट के लिए मुझे बनाना है। तो क्लाइंट को मुझे बनाने के लिए मैं प्रेजेंट स्लाइड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं जनरेट क्लिक करूंगा ये ज्यादा टाइम नहीं लेता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है, 15 से 20 मिनट का। ये मुश्किल से 3 से 4 मिनट का टाइम लेता है। तो आप तब तक करने के लिए मैंने एक और प्रॉम्प्ट तैयार किया हुआ है। तब तक इसको हम रेडी होने देते हैं। दूसरा जाते हैं, हमने एक और बनाया हुआ है। एक मैंने एनजीओ की प्रोफाइल ले ली है, ठीक है। एक एनजीओ की मैंने प्रोफाइल ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं गया और ये रही ये यूटी मोस्ट एजुकेशन ट्रस्ट एक ट्रस्ट है। तो मैंने कहा कि जैसे काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं कि सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का प्रोजेक्ट आया तो उस एनजीओ की वेबसाइट में कौन कौन से ऐसे हेडिंग है, कौन कौन से नाम है जो होने चाहिए। तो उसको मैं आपको आज ये भी साथ में करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। पहला हो गया 12B हो गया, दूसरा एटीजे हो गया, अनुदान हो गया, उसका लोगो है, इसका एनजीओ का पैन कार्ड है, देन उसके बाद एनजीओ का दर्पण है और ट्रस्ट डीड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन की सहायता से हम एक कंटेंट तैयार करते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं। इस कंटेंट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे जेमिनी पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आस्क जेमिनी। तो जेमिनी से हम पूछेंगे, आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है समराइज फोल्डर इन माई ड्राइव। तो इसको हम पहले ना समराइज कर लेते हैं सारे फोल्डर्स को। जैसे ही समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद आप देख सकते हैं सारे जितने सारे फोल्डर्स हैं ये हमारे को समराइज करके दे देगा। अब मुझे एक वेबसाइट का कंटेंट दिखाना है, उसमें वो वेबसाइट बनाने के बाद मैं आपको ये चीज़ें सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कितने सारे पेजेस हैं जो हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट एक छोटा सा लिखा हुआ है, ज़्यादा बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं है, ये देख सकते हैं, राइट कंटेंट फॉर वेबसाइट। तो उसमें पहला होम हो गया और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उस एनजीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा होगा डोनेट नाउ, कैसे कोई भी क्लाइंट उस वेबसाइट पे आकर के डोनेट कर सकता है। देन फोर्थ है अबाउट अस, अबाउट उसके बारे में। और देन फिफ्थ है बिकम अ वॉलंटियर, कोई भी आकर हमारी वेबसाइट पे कैसे जुड़ सकता है उनके एक एनजीओ की वेबसाइट पे। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट, देन है गैलरी। गैलरी में क्या है कि जो हमारी सारी एक्टिविटीज होती हैं वो भी अराउंड करते हैं। देन फ्री हो गया। तो सिंपल सा मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद
कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा जेमिनी पे। मैं जेमिनी ओपन कर लूँगा। जेमिनी ओपन करने के बाद अब मैं एक नए पेज पे क्रिएट करता हूँ, क्योंकि पहले से ये पेज बना हुआ है। तो मैं एक न्यू चैट पे जाऊँगा। न्यू चैट पे जाने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वो जो मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको मैं Ctrl+V करके यहाँ से इसको कंटेंट लिखा लेता हूँ, सारा जितने सारे पेजेस हैं। और उसके बाद अब इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंटेंट हम यहाँ से कैसे रेडी कर सकते हैं। जैसे कंटेंट रेडी हो जाएगा, कंटेंट रेडी होने के बाद इस सारे कंटेंट को मैं ले जाके जेमिनी पे डाल दूंगा। जेमिनी पे पेस्ट करने के बाद वहाँ पे हमें सारी चीज़ें दिखाएगा कि हमें कैसे ये चीज़ें बना करके देगा। और यहाँ से मैं जैसे होम पेज है और ये सारा कंटेंट मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं ये जितने भी सारे कंटेंट यहाँ से कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे टूल पे क्लिक किया। टूल करने के बाद कैनवास पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और ये एक प्रॉपर अभी एक वेबसाइट ही बनाएगा। उस वेबसाइट के सहायता से मैं आपको सारी जितने सारे पेजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पेजेस बहुत मतलब कंपलसरी होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वेबसाइट भी बना रहा है साथ में। अब साथ में हम देख लेते हैं कि जो नोटबुक एल्बम था वो हमारा रेडी हो गया कि नहीं। 1 सेकंड, अभी हमारा जनरेट हो रहा है। एक बार इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। वेबसाइट बनाने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लेगा ये। और इसमें जैसे ये सारे पेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारी वेबसाइट बन के रेडी हो गई है। सबसे पहले हो गया ऊपर हमारा यूटी मोस्ट एजुकेशन ट्रस्ट, ये हमारा नाम हो गया। देन हमने जो कंटेंट लिखा था एम्पावरिंग फ्यूचर थ्रू एजुकेशन, ये हमारा होम पेज हो गया। देन सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ जाएगा, सारा जितना सारा ऑब्जेक्टिव हमने उसमें लिख रखा है। उसके बाद अबाउट अस एनजीओ के बारे में जितना सारा हमने उसमें कंटेंट बनाया था वो सब कुछ आ जाएगा उसमें। देन उसके बाद आता है कि कैसे कोई भी आके वॉलंटियर बन सकता है। देन लास्ट है फिर हमारा डोनेट, कोई भी हमारी वेबसाइट पे आके कैसे डोनेट कर सकता है। तो बस मेरा कंक्लूजन यही है इसका समझाने का कि कोई भी अगर क्लाइंट आता है हमारे पास, अगर वो पूछता है कि सर हमें अपनी वेबसाइट में क्या क्या ऑप्शन रखना चाहिए, ये जो सारे ऑप्शन है कंपलसरी है, ये तो होने ही चाहिए। क्योंकि होम हो गया, अबाउट अस हो गया, बीकेएम वॉलंटियर हो गया, डोनेट हो गया, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद नीचे आप जिसे देख सकते हैं इसके फुटर में भी सारी चीजें दे रहा है, इसका एड्रेस दे रहा है, नंबर, जितनी सारी चीजें वो हमने वेबसाइट में बना के दिखा दिया। साथ में क्या क्या कंपलसरी है वो भी चीजें होनी चाहिए। और अब लास्ट में एक लास्ट ये है, मैंने वैसे इसका कोई बना रखा है लेकिन शायद मुझे लग रहा है इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए, नहीं तो मैंने अभी जितना भी बनाया हुआ है मुश्किल से 4 से 5 मिनट लेता है। 4 से 5 मिनट में ये बना करके रेडी करके दे देता है। पर इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पर इसके पहले ना मैं आपको बना के ये चीज़ दिखा भी देता हूँ। एक ना मैंने बनाया था पर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं बैठ जाऊंगा तो विंडो मिनिमाइज कर लो उसकी वजह से। हाँ ओके, जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा ये तो एक मैंने बना रखा है, उसको बना लेते हैं। तब तक आप ये देख सकते हैं, ये मैंने जो प्रॉम्प्ट ही छोटा सा लिखा था और कुछ ज़्यादा कुछ इसमें मैंने किया नहीं था। जैसे आप देख सकते हैं लोगो भी मैंने अटैच किया था, जैसे मैंने बताया था, तो लोगो भी आ गया था। उसके बाद सारी डिजिटल मार्केटिंग जो भी मैंने काम किया था, ये कंपनी कितना सालों से रन कर रही है वो भी मैंने इसे मेंशन कर दिया था, हमारी कंपनी कब से कब तक काम कर रही है। देन हमारी क्या स्टेबिलिटी है, स्पीड सिक्योरिटी क्या क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन उसके बाद हमारे पास हम क्या क्या वर्क करते हैं, इंजन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे कैसे हम रिसीव करते हैं किसी के वेबसाइट पे। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जितनी सारी वेबसाइट बनाई थी, आप देख सकते हैं उनका सबका एक एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट का जितना सारा था वो सब कुछ इसने बना के यहाँ पे एड ऑन कर दिया है। और यहाँ पे किस किस कैटेगरी का बनाया है वो भी मैंने एड ऑन कर दिया। रियल एस्टेट हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया, सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया, मीडिया हो गया। तो जितनी सारी वेबसाइट मैंने बनाई थी वो सब कुछ इसमें एड ऑन कर दिया है। और लास्ट में आप देख सकते हैं इस फोल्डर के सेक्शन में यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम, सारा कुछ, एड्रेस, ये सब कुछ भी आ रहा है। एक बार मैं दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इतना टाइम लेता नहीं, मुझे लगा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चला इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अदरवाइज जैसा मैंने अभी वो बनाया हुआ था ये वैसा ही, ये देखिए बन के रेडी हो गया। ठीक है,
अब इसको हम करते हैं, ये देख सकते हैं। तो अभी जो न्यू बना है ये वो है। एक मिनट, इसको मैं फोटो दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी मेरे हिसाब से इतना टाइम लगता नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉम्प्ट जैसा देते हैं वैसा बनाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन इसमें बना दिया। फर्स्ट में है, सेकंड में है एलेक्सिया अब स्टेबिलिटी इन 2024 ईयर प्लस हमारी कंपनी को हो चुका है टोटल। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी हमारी स्पीड सपोर्ट की और ISO सर्टिफिकेट की कंपनी है, तो ये सारी मुझे मेंशन कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेब डेवलपमेंट। हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, SSL सर्टिफिकेट हो गया, मोबाइल की डिजाइनिंग हुई और उसमें पेमेंट डेटा भी लगा के देते हैं। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम रैंकिंग भी कराते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट को कैसे हम रैंक कराते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सबका GBP बनाते हैं, तो उसका भी एक अलग से दिया कि लोकल डोमिनेशन एंड विजिबिलिटी कैसे करा सकते हैं। तो पहला है गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, रिव्यू मैनेजमेंट एंड रिस्पांस। ये सारी चीज़ें मतलब कोई भी प्रोफाइल जब बनाते हैं तो रिव्यूज भी हम उसमें देते हैं, तो ये भी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दे दिया है। और ये दिया 360 ऑपरेशन एंड क्रिएटिव सपोर्ट, ये भी दिया है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम कैसे सारी चीज़ों करते हैं। लास्ट में हमारा हो गया कि हमारी क्या लेगेसी है, हमारी क्या कॉन्टेंट डिटेल है, ये भी प्रॉपर तरीके से इसमें करके दे दिया है। तो मेरे हिसाब से बनाने में ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, लेकिन फिर भी नेट की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, पर बना दिया इसने। तो आप अपने काम को ऐसे ही मतलब कर सकते हैं। तो लास्ट मेरा कंक्लूजन यही है कि आप जब भी कोई क्लाइंट आए आप ये कह सकते हो कि सर आपको इसमें ये चीज़ें कंपलसरी है, आपको इसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका अबाउट क्या है, अगर आपकी कोई वेबसाइट पे आता है कि उससे डोनेट कैसे कर सकता है और उसमें पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट करके, तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, इसके पहले मैंने कभी दिया नहीं है क्योंकि कभी मौका नहीं मिला मुझे इस तरीके से प्रेजेंट करने का। तो फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला, तो थैंक यू सो मच। और पहली बार हमने साइट ना बनते हुए देखी है, तो थैंक यू टू यू ऑल्सो एंड वी फीलिंग अ वेरी ग्रेटिट्यूड। और फर्स्ट टाइम है लेकिन बहुत अच्छा नाइस सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। सतीश ने वेबसाइट बना के दिखाई, तो इसमें मैं आपको ये कहूँगी जैसे मेनली आरटी टीम के लिए कोई भी क्लाइंट आता है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप क्लाइंट को एक उसका बिजनेस का व्यू दिखा सकते हो, थीम दिखा सकते हो कि सर आपके वेबसाइट का ऐसा हम सैंपल आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा बन के आएगा। क्योंकि कई बार हम क्लाइंट को क्या कहते हैं कि आप हमें सैंपल दे दो कि आप अपनी साइट कैसे चाह रहे हो, बल्कि अब क्या करेंगे सर हम आपको आपकी साइट का सैंपल दे रहे हैं। वेल अप्रिशिएटेड, थैंक यू। नाउ रूपाली प्लीज जॉइन द डेस्क। Good afternoon, everyone. I'm Rupali from registration team. And firstly, I'm thankful for giving me this opportunity, ma'am, Ruchi ma'am. And मैम मतलब आज एक सबने जैसे बताया कि मतलब अपने बारे में कि आपको MOA वगैरह, तो मुझे इतनी अभी चीज़ की मतलब मुझे पता है बेसिक, बट नॉलेज इतनी नहीं है अभी। तो मैं एक ना जेन्युइन टॉपिक लेकर आई हूँ कि जैसे हम प्रेस टीम्स हैं तो हमें इतना नहीं पता, हाँ हम एक्सपीरियंस हैं बट इतना नहीं है कि हमें यहाँ का नहीं पता अभी। तो एक ये है कि ऐसे प्रेस टीम्स के लिए मेरी हम जो एम्प्लॉयज़ हैं तो आप जैसे हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं रुचि मैम, एंड हम वेबसाइट पर जाकर भी खुद से भी कॉल्स करते हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि मतलब मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ देन बाद में बताती हूँ कि मैंने एक कॉल किया उस क्लाइंट को, तो मेरे पास सिर्फ उसका मतलब नेम था, हाँ। तो मैंने उससे बात की, तो मैंने उसको पूछा, मतलब मेरे पे नेम नहीं था, सिर्फ नंबर था उसका। तो मैंने मेरे पास कुछ था नहीं उसको बताने के लिए, तो मेरे से कहता है कि मैम वो फ्रस्ट्रेट हो गया मेरे से कि मैम आप कहाँ से कॉल कर रहे हो, ऐसे कॉल्स मुझे बहुत आते हैं, मतलब मैं कुछ नहीं बता पाई। तो मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव हुई और कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हुआ। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि जैसे सर बताते हैं एसके सर काफ़ी हम लोगों को एनकरेज करते हैं एसके सर, तो इसमें मुझे ये लगा कि जेमिनाई की हेल्प से, मतलब जैसे मेरे पास सिर्फ उस कंपनी का सिर्फ नेम है तो मैं वहाँ जेमिनाई पे जाकर उसका नेम बताऊँ, मतलब उसको कॉपी करूँगी उसको नेम को एनजीओ के, तो वहाँ पर मुझे ना जितनी भी उसकी फर्दर रजिस्ट्रेशन से टीम जो भी उसके पास डायरेक्टर है उसके मेंबर्स है वो सब मुझे दे देगा। तो उसका जैसे नेम मैंने जैसे डाला उसमें मेंशन किया, तो
तो उसका जो डायरेक्टर है वो कंपनी में कहाँ पे डायरेक्टर था, वो कितने उसके पास DNM नंबर है, एंड मतलब ओवरऑल बाकी मैं आपको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मतलब जितना भी था यहाँ पर इसका ये देखो, जैसे कंपनी नेम लिखा है, ये कंपनी एनजीओ का सेक्शन 8 में है, ये पीपी इंसानियत राज सेवा फाउंडेशन कंपनी एक्टिव है। इसमें मतलब ये है कि लिमिटेड नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, और इसमें CN नंबर और जितने भी मेंबर्स हैं इस कंपनी के, ये सब अब मेरे को पता चल गया। मतलब कि ये था कि मेरा इसको दिखाने का पर्पस यही था, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पे ना पहले कोई नॉलेज नहीं थी उसको रैंडम कॉल करने की, कि वो मुझे कॉल नहीं ले पा रहा था। तो मैंने जैसे मेरे पास सब चीज़ था, उसका नाम था, उसका लोकेटेड एड्रेस, डेस्टिनेशन, मतलब वो कितने मेंबर्स हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो मैं उससे कॉन्फिडेंट होकर बात कर पाई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमारे सीनियर्स भी कहते हैं कि क्लाइंट आपसे बात, जब रजिस्ट्रेशन के पास ब्रदर है वो बात की बात है, लेकिन वो आपको काम कब देगा, उसे जब लगेगा कि आप उससे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, है ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे पे ज़्यादा नॉलेज है, वो मुझसे बात करना चाह रहा है, क्योंकि वो कंफर्टेबल हो गया कि जी आप मतलब मेरे पे, हाँ मेरी एनजीओ है, मैंने यहाँ पे करा, फिर मैंने उसको बताया कि आपके पास वैलिड मतलब ATG पहले भी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, एंड दैट्स ऑल, थैंक तो मैं रूपाली के लिए कहूंगी कि रूपाली को आज 38 डे ही है बस हमारे यहाँ, और सच में कॉन्फिडेंस देखो, ये सब आप लोगों में भी सच में रजिस्ट्रेशन टीम बहुत जल्दी, मतलब फ्रेश टीम, सब सारे ही बहुत अच्छे हो, इतनी जल्दी आप सब सीख गए कॉन्फिडेंस लेवल, तो इसलिए अपना फर्स्ट पॉइंट भी एक्सप्लेन किया कि कैसे मैंने फर्स्ट कॉल ली, तो मेरे साथ क्या मैंने फेस किया और उसको आगे चल के कैसे हैंडल किया। तो थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट पर्सन इज नाउ ज्वाइनिंग द डेस्क, अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा प्लीज ज्वाइन। हेलो, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ अंजलि एंड मैं रजिस्ट्रेशन टीम में काम करती हूँ। तो मेरा मेन टॉपिक है कि जैसे कि हमको ना मतलब लीना मैम, जैसे कि मेरे को स्टार्टअप कराना था अभी बीच में, और एक साथ मेरे 3 स्टार्टअप आ गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि उसको कैसे हैंडल करूँ, और साथ साथ मेरे और भी वर्क चल रहे थे कि मुझे वो भी सारा हैंडल करना था। जैसे DSC का वर्क हो गया, उस टाइम पे प्रियंका मैम भी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि मतलब एक साथ कैसे इतना सब कुछ करूँ। और तो मैंने ये देखा कि लीना मैम क्या है ना कि हमको एक इन्फो पेपर देती हैं जिसमें मुझे सारे क्लाइंट की डिटेल्स वहाँ पे ऐड करनी होती है। अब भाई एक क्लाइंट ने मुझे डिटेल्स दी, डॉक्यूमेंट्स दिए, मुझे एक एक चीज़ देख के वहाँ पे उसका मेंशन करना होता है, और अगर एक चीज़ गलत हो जाती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो मैंने वही देखा कि सबसे पहले मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करे अपने ड्राइव में, और मैंने वहाँ मेंशन किया कि सबसे पहले मुझे ना इसको समराइज करके दो कि ये है क्या क्या, ये सारी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो उसने मुझे ऑटोमेटिक सारे वो समराइज कर दिया। आफ्टर समराइज मैंने उसको बोला कि मुझे अब इसका ना एक जितने भी जो लिंक उसमें सब कुछ जो मेंशन है उसको ना अगर डॉक्स में मुझे दे दो, वर्ड फाइल में मुझे दे दो, ताकि मैं उसको अच्छे से कॉपी करके मैम को इजीली मैं दे सकूं, ताकि वो इजी वे में उसको वर्क कर पाए। मैंने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट किया और उसको मैंने कमांड दी कि मुझे उसको एज अ वर्ड फाइल में मुझे बना के दो, ताकि मैं मैम को एज इट इज़ वो वर्ड शेयर कर दूँ। तो उसने सबसे पहले मुझे सारी चीज़ें वो शेयर कर दी थी, एंड उसने मुझे मैंने एक्सपोर्ट टू डॉक्स किया, तो उसने मुझे यहाँ पे प्रोफाइल भी शेयर कर दी सारी वर्ड में। जैसे कि देखिए ये जेमिनी एक्सपोर्ट कर दिया, तो मैंने ज़्यादा मुझको मेहनत नहीं लगी, और मैंने यहाँ से एक एक चीज़ मैम यहाँ से देख भी सकती हैं उसको ओपन करके, और उसको मैम को भी ज़्यादा वो नहीं हुआ कि मैम यहाँ से सीधा कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगी। तो इससे मेरा भी काम इजी हो गया और मैम का भी। तो ये इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि एक साथ मैं 4 काम कर सकती हूँ कि मैं नेक्स्ट कॉल भी ले सकती हूँ और नेक्स्ट वर्क पे भी ध्यान दे सकती हूँ।
तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली कि मैं इसमें साथ साथ 4 काम कैसे कर सकती हूँ और अपने काम को और इजी कैसे बना सकती हूँ। अगर मैं एक एक करके देख के लिखती तो शायद कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती, क्योंकि एक साथ हम 4 काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से मुझे काफ़ी ईजी हुआ कि मैंने डॉक्यूमेंट्स को सीधा मैंने अपलोड करा और उसको समराइज करके वर्ड फाइल में पेस्ट कर दिया और मैम को मैंने शेयर कर दिया। तो मुझे इससे बहुत हेल्प मिली। थैंक यू। और एक चीज और थी, उस समय हर आगे टीम पर्सन की क्वालिटी भी मुझे ऑब्जर्व होती है कि कौन पर्सन कहाँ पर परेशान हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग साथ हैं। और हमने देखा कि हम रात को हमने क्लाइंट का कॉन्फिडेंस लेवल भी जीता। 10 साढ़े 10 बजे अंजलि और मैंने क्लाइंट का ऐसा दिल जीत लिया कि प्रियंका मैम हम आगे से काम करवाएंगे, वो आगे तक काम। हाँ बिल्कुल, मैम ने बहुत सपोर्ट किया। लेट नाइट, ये नहीं कि रात हो रही है मैं मॉर्निंग में बात करूंगी, मैम ने रात तक मुझे बहुत सपोर्ट किया। कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी उसका मतलब ऐसा कर दिया कि वगैरह मैम मैं आपसे ही काम करूंगा, नेक्स्ट कोई भी वर्किंग होगा। वो एक एज ए एसोसिएट था और जो मेरी क्लाइंट थी वो न्यूयॉर्क की थी, तो मतलब काफी कंफर्ट हो गया कि हम देर रात तक भी हम काम कर सकते हैं। तो थैंक यू। हम लोग तो ये कि क्लाइंट भाई हमारे लिए भगवान है, और भगवान तो भाई यही दिल चाहता था कि प्रियंका से बात करनी है या गजेंद्र सर से बात करनी है या अंजलि शर्मा से बात करनी है, कि उसके अलावा तो नव्या से बात करनी है। नव्या के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। तो ये सब सुन के अच्छा इतना लगता है कि कोई पर्सन कुछ छोटी सी चीज़ें देख रहा है लेकिन क्लाइंट को इतनी अच्छी तरीके से टैकल कर रहा है, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि उनको दिल जीत लेते हैं क्लाइंट से। दैट्स ऑल। नाउ द नेक्स्ट पर्सन Kajal RGS are joining. Please join the desk. My name is Kajal Sori and I'm from registration team. मेरा जो एक टॉपिक है वो डिफरेंस का है कि मुझे अपना सोसाइटी और स्टेट, मतलब सोसाइटी 2 टाइप्स की होती है, स्टेट और नेशनल लेवल की। तो मेरा टॉपिक ये भी है कि मुझे उसके बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। बेसिकली मेरा कंसर्न इस चीज़ के लिए है कि जो फ्रेश टीम होती है उनको हेल्प करें कि वो बार बार आके सीनियर से ना पूछें कि स्टेट लेवल में कितने मेंबर्स हो सकते हैं और नेशनल लेवल पे कितने हो सकते हैं, कि वो कहाँ से रजिस्टर होती है, सब रजिस्ट्रार से या एसडीएम से ये हो। मेरा प्रॉम्प्ट ऑलरेडी पहले से ही मैंने सिलेक्टेड कर रखा है और मेरा बस एक ही है, जेमिनी का और नोटबुक एलम का, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी करा था दोनों प्रॉम्प्ट को कि नोटबुक और जेमिनी में अगर मैं करती हूँ तो दोनों के लिए अलग प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ेगा, मगर मैंने जब चैट जीपीटी करा तो दोनों का एक ही आ रहा था, बस थोड़ा ग्रामेटिक थोड़ा सा था तो वो पूरा उसमें कवर अप हो गया था। पहले मैं जेमिनी का दिखा देती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट रखा है। मैंने जेमिनी को ये कमांड दिया था जिससे कि दोनों के एक पीपीडी रेडी हो और उसमें की पॉइंट्स रेडी हो जाए, ताकि डिफरेंसेस पता चल जाए कि कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है और जो स्टेट लेवल है वो सब रजिस्ट्रार से हो जाता है और जो नेशनल लेवल है वो एसडीएम से हो जाता है, और नेशनल लेवल में कितने लोगों की मतलब रिक्वायरमेंट होती है, और अदर स्टेट की 7 मेंबर अदर स्टेट की होते हैं नेशनल में। और स्टेट में ये रहता है कि आप अगर दिल्ली से ओपन कर रहे हैं तो दिल्ली के ही मेंबर्स उसमें चाहिए होंगे। अब इसमें ये की पॉइंट हो गए हैं, मैं आपको ये इसमें की पॉइंट है। ये रेडी कर लिया था। जेमिनी में पूरा ये ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा था जिसमें की पॉइंट्स भी हो गए थे स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल सोसाइटी के, और इसमें सब चीज़ का आ रहा था। स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में मेन ये भी रहता है कि एक और सोसाइटी बनती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, जो हम बना भी चुके हैं। और दूसरा मेरा था नोटबुक एलम का। नोटबुक एलम में मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी थी कि अगर हम इसमें कुछ भी, हम जैसे कोई सा भी हम इसमें प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो हम यहाँ पे इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक ड्राइव का आता है और एक वेब का आता है। वेब में अगर हम करते हैं तो इसमें ना हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे रिसर्च चल रहे हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट एक्सपोर्ट कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, मगर एक्सपोर्ट हम जब करते हैं तो इसमें बहुत सारी मतलब ये ग्लोबल रिसर्च चल लेता है, तो हमें मेन चीज़ें देखनी है अपने रिलेटेड टॉपिक से।
तो मैंने इसमें ये चीज़ देखा था कि मैंने ये टॉपिक यहाँ से अनटिक कर दिया था और मेरा मेन था कि मुझे यहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का देखना है तो मैंने वही टॉपिक सिलेक्ट करे, अदर कोई नहीं करे, क्योंकि ये बाकी सब में जैसे ये FCRA का आ गया, इनकम टैक्स का आ गया, तो ये सोसाइटी में नहीं है। तो मैंने ये 2 को ही इन्फॉर्म करा था। और यहाँ से जैसे मैम पहले आपको प्रीवियस में पता चल चुका है कि ये वाला सारे कस्टम के रहते हैं, तो इसमें मैंने शॉर्टर में करा था और कस्टम कर लिया था ताकि मैंने अपना खुद का प्रॉम्प्ट यहाँ पे मेंशन करा था। तो वो ही मैंने यहाँ पे सेव करके एक स्लाइड बनाया था स्लाइड टेक्स्ट में, जो मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये मैंने बस 10 पेज का बनाया ताकि जैसे न्यू स्ट्रीम आती है तो वो बहुत बार बार आके जैसे ना पूछते हैं, तो उनको थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि वो कॉन्फिडेंट होकर कैसे बात करेंगे। तो इसमें पूरा मतलब मेन टॉपिक लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब जैसे बनती है तब हमें पता चल जाता है, मगर थोड़ा जैसे फ्रेश टीम बता सकती है कि अपने क्लाइंट को कि इसमें बस इतने लोग होते हैं कि 7 मेंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, नेशनल लेवल में अदर 7 स्टेट के चाहिए होते हैं, तो ये चीज़। Happy Father. I hope all the candidates are giving a very good efforts and very great applause to all of you. Bravo. I'm really feeling very proud of you to all the team members. Thank you so much. जैसे सर ने मुझे कहा कि मोबाइल से किसी को जेमिनी दिखाना हो तो मोबाइल का लैपटॉप से कैसे करोगे, तो टीवी वगैरह में तो हो जाता है मोबाइल का, तो एक ऐप है ये लेट्स व्यू करके, आपके लैपटॉप में भी और आपके मोबाइल में भी ये ऐप होना चाहिए, सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। आप इसको QR को स्कैन करके अपना मोबाइल इसमें आता है शेयर 1 ऐप या फिर शेयर एंटायर स्क्रीन करके अगर आप शेयर स्क्रीन करोगे तो आपकी स्क्रीन अपनी प्रॉपर अपना आप फोन से भी अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। लैग भी नहीं है इसमें, प्रॉपर आप इसमें अपना कुछ भी प्रेजेंट करना है। जैसे सर का मेनली रहता है कि आप लिख के कॉपी पेस्ट करके ना करो, वॉइस टू टेक्स्ट करो, ये स्पीच टू टेक्स्ट सर्वर यूज करते हैं, तो आप इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं इसमें लेट्स व्यू करके। ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहले तो लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। मजे की बात देख रहे हो, अभी ये सब फ्री है जेमिनी में। लोगों पेवॉल अगर ये लोग ले आए तो क्या आप लोग इसके बिना रह सकते हो? ठीक है, तो हमारा ऑफिस हमेशा एक फिलॉसफी में बिलीव करता है, मैं इंग्लिश में बताऊंगा उसके बाद आई ट्रांसलेट इट, दैट इफ यू गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम वंस, इफ यू टीच हिम हाउ टू फिश देन यू फीड हिम फॉर लाइफ। हिंदी में बोले तो अगर एक इंसान को बस एक आप मछली दे दोगे तो उसका पेट बस एक ही बारी के लिए भरेगा, बट अगर उसे मछली पकड़ाना सिखा दोगे तो यू आर फीडिंग हिम फॉर लाइफ। तो इसलिए आप सबको ये सारी जो क्वालिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड लर्निंग दी जा रही है, दैट इज फॉर दैट पर्पस कि आप अपने आप भी क्लाइंट से डीलिंग कर सके एंड अग्रवाल टैक्स को नहीं अपना भी नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। कौन कौन बाबू सोना करके बात करता है यहाँ पे? देखो उसने सही बोला, सभी करते हैं। चैट जीपीटी जेमिनी से करके देखा है? कर लेता है वो वैसे भी बात, है ना? उसको कहूँ कि मेरे को थोड़ा और वैसे चाहिए, वो भी कर देगा। ये बंदा समझ गया। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि सर ये जो है मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ, अभी आपने देखा कि क्या क्या कर सकते हैं। अब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपको कैसे इससे आउटपुट निकलवानी है, वो थोड़ा मेरा आज का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक मॉडल है जो कि बिल्ड हुआ है करोड़ों के डेटा सेट पर। इसको ये नहीं पता आप 10th क्लास के बच्चे हो या ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हो, ये आपको आंसर जनरल देगा। अगर आप उसे ऑलरेडी बताते हुए चलोगे कि मेरे को किस तरीके की आउटपुट चाहिए, तो वो आपको उस तरीके की क्वालिटी की आउटपुट देगा। तो यहाँ पे जो है हम काफी सारे फ्रेमवर्क्स डिस्कस करेंगे, मैप फ्रेमवर्क, एम फ्रेमवर्क, कि किस तरीके से आप अपने प्रॉम्प्ट्स को इंजीनियर कर सकते हो। क्योंकि सर अब इंग्लिश नहीं, मशीन इंग्लिश आनी चाहिए। मशीन से कैसे बात करनी है, मशीन से कैसे आउटपुट निकलवानी है, वो करनी चाहिए। तो बात करें तो इंग्लिश में कैरल होती थी, एक पोएम होती थी, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ। कैसे पता चला वॉल ही है, फैन ये वगैरह नहीं हो सकता था, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी एक ही वर्ड है, और भी वर्ड हो सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी आपकी क्या थी, वॉल ही होगा। तो इसको भी नहीं पता जवाब क्या देना है,
ये करोड़ों रिसर्च पेपर्स में जाकर के सर्च करेगा कि एक के बाद एक क्या क्या वर्ड आएगा ऑन द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे हमारी प्रोफेशनल इंप्लीकेशन क्या होती है? अगेन आपका ब्रेन क्रिएटिव है, अगर ये ईटी टीम के लिए टारगेटेड थी, बट मेरे ख्याल से आरटी टीम भी अपने कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी लगा करके इंप्लीमेंट कर सकती है। अगर मैं इसे पूछूंगा एक्सप्लेन डेफर्ड टैक्स, ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको नहीं पता 10th क्लास का बच्चा पूछ रहा है या फिर एक सीए प्रोफेशनल पूछ रहा है। हालांकि मैं अपना कॉन्टेक्स्ट और ऐड कर दूं कि एक्सप्लेन डेफर्ड टैक्स इन द लाइट ऑफ AS22 एंड इंड AS12, इसको ऑलरेडी पता ये बंदा 10th का तो नहीं होगा, मेरे को अपना जवाब हायर लेवल का देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं एम फ्रेमवर्क। इस पे मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से कोई किसी का लीगल मैटर आए, रिप्लाई बनाना है, ट्रेडमार्क का लेट से कोई केस फंसा हुआ है तो कैसे करना है। सर आपको पूरी कहानी बतानी है चैट जीपीटी को, जेमिनाई को, और मैं कहूंगा चैट जीपीटी अब थोड़ा सा पीछे उधर आ रहा है, जेमिनाई को ही यूज करें। ठीक है, एम फ्रेमवर्क कहता है एक्टर, उसको बताओ कि भाई तेरे को एक्टिंग किसकी करनी है। यू आर एन एक्सपर्ट इन द लिटिगेशन ऑफ जीएसटी, असेसमेंट, स्क्रूटिनी, सर्च एंड सीजर एटसेट्रा, उसको बता दो तेरे को इसकी एक्टिंग करनी है, ताकि उसको ऑलरेडी पता है मेरे को कोई सीए इंटरमीडिएट की किताब या कोई एक न्यूज़पेपर के में से आंसर नहीं देना है, मेरे को डीप एनालिसिस करना है। फिर उसको दो इनपुट। अब होगा क्या, आप लोग क्या करते हो, आप मान लो ऑर्डर या नोटिस भी अपलोड कर दोगे, बट उसके रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आए हैं, चाहे आपको लग रहा है उसको अपलोड करने से कुछ नहीं होगा, फिर भी कर दो। क्यों? क्योंकि उसको पूरी की पूरी कॉन्टेक्स्ट जानना है। तो इनपुट मतलब सारी की सारी चीजें आपको उसको देनी है। फिर आता है मिशन, फिर आखिरी में उसको बताओ कि भाई तेरा मिशन क्या है, तेरे को अचीव क्या करना है। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉम्प्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक्टर, इनपुट एंड मिशन। इसको फर्दर भी डिफाइन करेंगे, जिसमें AIVM का मेरा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें अगेन एक बेसिक सा एग्जांपल था, हमने पहले कहा कि चेक इफ आई कैन क्लेम ITC ऑन एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन। ये है बिगिनर अप्रोच, है थोड़ी बचकानी अप्रोच अगर मान लो। लेकिन यहीं पे ये प्रोफेशनल अप्रोच क्या होगी, उसने पहले, अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं पहले थोड़ा सा जूम कर लेता हूं सो दैट एवरीबॉडी नोज मैं क्या बात कर रहा हूं। इधर मैंने इसको क्या बोला, एक्टर, यू आर अ GST एक्सपर्ट। इसने डेटा सेट ऑलरेडी अपना डिसाइड कर लिया कि मेरे को बच्चों वाले आंसर नहीं देने। मैंने दिया इनपुट कि भाई कहानी समझ लो, मेरे पास ये क्लाइंट आया, उसका ये बिजनेस है, वो ये करता है और उसको इशू ये आ रहा है। एंड देन मिशन, कि आपको ये बताना है मेरे को कि किस तरीके से इसका इनपुट अलाउ होगा, नहीं होगा एंड ऑल। ठीक है, एम कॉन्सेप्ट था जब आप यूज हो गया फर्स्ट कन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहे हो, होता है ना पहला पहला प्यार। ठीक है, अब आते हैं दूसरे लेवल पे। अब काफी बार गलती मैंने क्या देखी है पर्सनली, फॉर एग्जांपल जीएसटी में पहले असेसमेंट का नोटिस आया, उसके लिए कन्वर्सेशन इनिशिएट कर दी, फिर बाद में नोटिस आया विच इज द सेकंड स्टेप। अगर आईटी वाली टीम अपना थोड़ा सा देखें किस तरीके से एग्जांपल इंप्लीमेंट हो सकता है, तो वहां पे आप लोग नई कन्वर्सेशन इनिशिएट करोगे, विच इज द रॉन्ग थिंग टू डू। उस कन्वर्सेशन में ऑलरेडी ही उसके पास कॉन्टेक्स्ट था, उसी पे ही बिल्ड करो और उसी पे ही अपना मैप कॉन्सेप्ट लगाओ। उसके पास मेमोरी ऑलरेडी है, एसेट्स पहले वाले हैं, नए वाले भी आएंगे जो आपके डॉक्यूमेंट से सबमिशन आए होंगे। एंड अगेन एक्शन बताओगे कि क्या उसके बाद हुआ, क्या अपडेट हुआ, कैसे सिचुएशन इंप्रूव या डिटोरियोरेट हुई। एंड देन फाइनली अपना वापस से प्रॉम्प्ट दोगे वाया दी एम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल है, तो ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। हाँ, अब इसमें मेन मैं बात करूं तो सबसे पहले चेन ऑफ थॉट पैटर्न। ये एक्चुअली जब से था जब चैट जीपीटी वाज ओवरटेकिंग एवरी अदर एलएलएम, बट अगर अब आप देखोगे तो जेमिनाई ऑलरेडी चेन ऑफ थॉट अपनी बता रहा होता है जब वो रिप्लाई बना रहा होता है। अगर आपने देखा हो, वो आउटपुट देने से पहले दिखा रहा होता है, ओके आई एम चेकिंग दिस, मैं ये डेटा कंसोलिडेट कर रहा हूँ, उसके बाद वो रिप्लाई देना चालू करता है। तो चेन ऑफ थॉट पैटर्न जो है कि वो किस तरीके से सोच रहा है, कभी कभी होता है वो चेन ऑफ थॉट पैटर्न को भी आप पढ़ो, हो सकता है वो कुछ और ही असम्पशन लेकर के चल रहा है क्लाइंट के बारे में जो कि एप्लीकेबल ही नहीं है। एंड नेक्स्ट वेरीफायर, इधर ही मैं कह रहा हूं AIVM कॉन्सेप्ट अब आ जाएगा। इधर क्या करता हूं मैं, काफी बार क्या करता हूं, मेरे पास नोटिस आया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, लेकिन मेरे को लग रहा है हो सकता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी, तो मैं क्या करता हूं, एक्टर, इनपुट, फिर वेरीफाई। वेरीफाई मैं कहता हूं तू मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जो तेरे को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में इस केस के बारे में हेल्प करेगा। फिर वो मुझको 5 क्वेश्चन पूछता है, मैं उस 5 क्वेश्चन के आंसर देता हूं, फिर मैं अपना मिशन बताता हूं उसको। इससे क्या होता है, उसको ऑलरेडी पता चल गया वो मिसिंग चीजें जो कि हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं थी, और वो और भी अच्छी आउटपुट देने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा रिफाइनमेंट पैटर्न, एक
LLM की इनपुट दूसरे LLM की उसमें डाल के देखो कि ये मेरा रिप्लाई था, इसको फर्दर इंप्रूव करो चैट जीपीटी का जेमिनी में, तो वो आपको जनरली हेल्प करेगा। एंड हाँ, बाकी ये मैं कहूँगा, ये मैंने काफी बारी लोगों को बोला है, चैट जीपीटी जेमिनी आपको इतनी बढ़िया आउटपुट देगा कि आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाओगे, लेकिन आपको एक बार उसके कंटेंट्स वेरीफाई करके देखने हैं। वो कोई केस लॉ मेंशन कर रहा है, वो फेक है या नहीं, वो आपको चेक करके देखना है। उसके सोर्सेज वो नीचे आ रहे हैं, वो कोई ऐसी वैसी वेबसाइट से नहीं उठा रहा हूँ, वो भी आपको चेक करके देखना है। यहीं पे ही आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो LLM के थ्रू कोई भी क्लाइंट अपना आज की डेट में अगर एजुकेटेड वेल इनफ है, वो करा सकता है, नहीं तो आपके में और उसके में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। ठीक है। एंड फाइनली हाँ, ये वाली सारी चीजें हैं कि टू वेरीफाई योर आउटपुट, आपको एजम्पशन चेक करनी है कि कोई फ्लॉड एजम्पशन तो नहीं है, वो मेरे क्लाइंट के बारे में कुछ गलत चीज तो मान के नहीं चल रहा। मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ तो कहीं तो वो एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात तो नहीं कर रहा जब मैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ। सोर्सेज अगेन, कोई केस लॉ मेंशन हो रहा है तो केस लॉ को सर्च करोगे कि एक्चुअली में है या नहीं। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, जब उसने मेरे को रिप्लाई बना के दे दिया, मैं उसको कहता हूँ कि टेल मी व्हाट कैन बी द वीक आर्गुमेंट जिसके बेसिस पे ऑफिसर मेरे को पिन पॉइंट कर सकता है। तो मेरा ऑलरेडी दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है, उसके लिए मेरे को आगे कैसे अपना काउंटर एविडेंस देना है। बाकी जैसे मैम ने दिखाया कंप्यूटेशन, कभी कभी वो फिगर्स भी गलत पकड़ लेगा पीडीएफ से, तो आपको जो है देखना पड़ेगा कि कहीं ऑडिट करना पड़ेगा उसका भी। एंड क्रॉस मॉडल वेरिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओशन फ्रेमवर्क इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू डिस्कस राइट नाउ। एंड अगेन हाँ, मतलब मेरे ख्याल से यही की दुनिया में सभी सीए हैं, बस ये है कि यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कन्वर्सेशन अपनी दी एंड करता हूँ। एंड होपफुली आप लोग सब लोग पॉजिटिवली इन सब टूल्स का यूज करोगे जो कि हम लोगों ने आज डिस्कस करा। थैंक यू। कौन है भाई? सिटी वाला? चलो सही है। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सबसे पहले सतीश डीएम फ्रॉम वॉइस, ही मेड अ ग्रेट एफर्ट। उसने इनफैक्ट लोगों को एंगेज रखने की कोशिश करी टिल द टाइम द प्रेजेंटेशन वाज बीइंग मेड, व्हिच शोड उसके एक्टिव कॉन्शियस में चल रहा था कि ठीक है मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रॉम वॉइस लेट्स गिव इट टू सतीश। एंड फ्रॉम गर्ल्स किसको दें? एनी ओपिनियन? आई थिंक अलीशा। अलीशा। बाकी अभी तो हम रिवार्ड देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार वोट ऑफ थैंक्स कि सबसे पहले तो SK अग्रवाल सर जिन्होंने सबको अपॉर्चुनिटी दी। मेनली हम लोगों की भी मतलब कॉन्फिडेंस गेन होता है, हम आपस में ऐसे बोल पा रहे हैं, प्रेजेंट कर पा रहे हैं क्लाइंट के सामने, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाए आगे और भी अच्छे से। और हमारे कैमरामैन के लिए थैंक यू जो है आरती अंजलि, जो पूरा सेटअप करने में भी हमारा ध्यान रखते हैं, तो इसके लिए सबके लिए एक बार सबसे पहले गौरव, नीरज, सतीश, हाँ, अंजलि, अलीशा, रूपाली, काजल, पायल, मनी, मोहिनी, कान्या। एक सरप्राइज एक मैं देना चाहूंगी कैकेशा को, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें कैकेशा की सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन थी। मोहिनी को दे दिया। हो गया।